CH21 देव की एंट्री को देखकर सब हैरान थे, और होते भी क्यों न, देव ने एकदम आखिर मौके पर आकर अपने स्कूल की इज्जत बचा ली थी। और तो और बेशक देव को कोई नहीं जानता था, पर वो जिसे बाहों में लेकर आया था उसकी तो दुनिया दीवानी थी। एक तो वो प्रिंसेस थी, ऊपर से चांद जैसा रंग, झील सी आंखें और उड़ते हुए वो बाल। पर देव से सबका ध्यान जब हटा, जब आसमान से एक और शख्स उतरा, चेतन, उन्हीं की टीम का एक सदस्य। अभी तक सब यही समझना चाह रहे थे कि आखिर हुआ क्या। फिर प्रीति ने आगे बढ़कर कहा, हम एकेडमी ऑफ सोर्सरी की टीम के सदस्य हैं। किसी कारणों से हमारी टीम यहाँ पर सही वक्त पर नहीं पहुँच पाई, हम देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं। फिर उस शख्स ने कहा, अगर आप कुछ और पल लेट होते तो शायद मुझे आपको वापस भेजना पड़ता। सबसे पहले फ्लाइंग मेज का मुकाबला है, आप अपने मेज को तैयार करके जल्दी भेज दीजिए। चेतन ने बड़ी फुर्ती से जाने की तैयारी करी। लिली चेतन के पास गई और उसे समझाते हुए कहा, चेतन, इस बात में कोई शक नहीं है कि तुम थक चुके हुए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मदद लेनी चाहिए। ये मेरा केप है जो तुम्हें कुछ हद तक बचाएगा। लिली ने ये बात बड़ी सोच समझकर उसकी मदद करने के लिए बोली थी, क्योंकि यहाँ पर बात किसी एक की नहीं थी बल्कि पूरे स्कूल की थी। पर चेतन भी एक अड़ियल स्वभाव का व्यक्ति था। उसने बड़ी ही सहजता से लिली को इनकार कर चल दिया। इस मुकाबले की सबसे बड़ी बात यही थी कि मुकाबला किस तरह का होने वाला है ये कोई नहीं जानता था। हर बार मुकाबले में कुछ न कुछ नए नियम और मोड़ आते थे। सारे प्रतियोगी को एक अलग कमरे में ले जाया गया। बाकी टीम के लिए अलग कमरे बने थे जहां सीधा प्रसारण हो रहा था। सबसे पहले मुकाबले की शुरुआत के लिए चीफ गेस्ट्स का स्वागत करा गया। सबसे पहले 7 किंगडम के 7 राजाओं का स्वागत करा गया। लावण्या किंग रॉबिन का, रेप्टिया क्वीन मार्गरेट का, मेटिया क्वीन टेटिया का, ट्रैक किंग टेस्टिन का, इंच किंग एरो का, मेटोपर्ट क्वीन मिया का, व्योम किंग एरावत का। सातों राजाओं के अपनी अपनी जगह ले लेने के बाद सबने अपनी अपनी सीट ली। फिर उन्होंने मुकाबले की शुरुआत का इशारा करते हुए कहा, इस बार का मुकाबला और भी शानदार होने वाला है। इस बार हमने कठिनाइयों के साथ साथ इनाम भी बढ़ा दिया है। जिन भी छात्रों की टीम इस मुकाबले को जीतेगी, उस टीम के कैप्टन को सही खजाने से एक उसकी मर्जी का आइटम चुनने का मौका मिलेगा। इस बात को सुनते ही जितने भी लोग हमारे साथ उस टीम रूम में थे, उनकी आंखें चमकने लगी। पर लिली के चेहरे पर कोई ऐसा भाव न था। शायद इसलिए क्योंकि वो एक राजा की बेटी थी। उनके लिए शाही खजाना होना कोई बड़ी बात नहीं थी। इतने में एक गोरा चिट्टा लड़का देव और लिली की तरफ आया। उस लड़के के कपड़े ये बताने के लिए काफ़ी थे कि वो किसी पावरफुल खानदान से ताल्लुकात रखता है। इतने में उसने देव को इग्नोर करते हुए सीधा लिली के पास जा पहुंचा और बोला, बहुत अरसे बाद मिले लिली, कैसे हो? इतने दिन हो गए बिना किसी खबर के, याद नहीं आई हमारी? देव को उसके बोलने का अंदाज पसंद नहीं आई। आखिर लिली एक राजकुमारी थी, आखिर कोई इस तरह से कैसे बात कर सकता था? और लिली भी उस शख्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ये बात उसने कही तो नहीं थी, पर लिली के चेहरे से ये अंदाज़ा साफ लगाया जा सकता था, और देव अब इस फैसले पर पहुंच चुका था। देव ने उस लड़के के आगे से निकलते हुए लिली का हाथ पकड़ा और बोला, चलो राजकुमारी जी, हमें अभी और बहुत कुछ बात करनी है। और बस देव ने इतना कहकर उसे पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगा। पर यह लड़का कहाँ बाज जाने वाला था। उसने अपने हाथ से देव का हाथ पकड़ा और बोला, तू अपनी औकात जानता नहीं है क्या? प्रिंस जफर के आगे से तू उसकी चाहत को ले जाना चाहता है? अब जब देव ने ये सब सुने तो उसके अंदर आग लग गई। वजह तो देव भी नहीं जानता था, पर उसे अब अच्छा नहीं लग रहा था। देव ने अपने गुस्से को काबू करते हुए बोला, मैं इनकी टीम का कप्तान हूँ और जब तक ये मेरी टीम में है मुझे किसी की कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। देव की किस्मत हमेशा से कुछ ऐसी ही चल रही थी। वो चाहता था कि वो किसी से फालतू न उलझे, पर किस्मत उसका कहाँ साथ देने वाली थी। इतने में एक आवाज़ आई, तो चलिए दोस्तों, हम आपको मुकाबले के नियम समझा देते हैं। इस मुकाबले में 7 राज्यों के 21 बेस्ट 21 स्कूल की टीम्स को आने मौका मिला है। सबसे पहला मुकाबला हवाई मेज का है। नियम साफ है, यहाँ से कुछ दूरी पर 11 ड्रैगन अपने अपने बच्चों के साथ बैठे हैं। हर एक मेज को जाना है और उनसे उनका वो बच्चा चुरा कर लाना है। कोई भी तरीका चलेगा। जो उस बच्चे को लेकर सबसे पहले यहाँ पर पहुँचेंगे उन्हें विजेता करार किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इतने में प्रीति देव के करीब आई और बड़े ही प्यार से बोली, देव, मैं जानती हूँ तुम बहुत ही ताकतवर हो, पर मेरे लिए तुम्हें किसी से भी कोई मुसीबत मोल लो। मेरी और जफ़र की शादी बचपन में ही तय हो गई थी और यही हमारे राज्य के लिए बेस्ट था। आज देव जिस लिली को देख रहा था, उसने आज तक उसे नहीं देखा था। एक अलग सा ही अपनापन उसे महसूस हो रहा था। लिली की आंखें भी कुछ और ही बयान कर रही थी। उसकी आंखों में वो ताकत का गुरूर नहीं बल्कि एक बेबसी थी जिसे समझना हर किसी के बस में न था। देव ये सब समझ ही रहा था कि एकदम से उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ी। सारे की सारे प्रतियोगी पूरी तेजी से उस जंगल की ओर बढ़ रहे थे, पर चेतन तो अपने पंख से खुले बस फिनिश लाइन के पास बैठा था। सब यही सोच रहे थे कि इसने पहले से ही हार मान ली है। 22 सेम रिजल्ट बट डिफरेंट वे। आज बात किसी एक के भरोसे से ऊपर थी। जितने भी लोग इस मैच को देख रहे थे उनके आगे जैसे सबके आगे उनके कॉलेज की इज्जत नीलाम हो रही हो। देव का मन एक साथ कई दिशाओं में भाग रहा था। आज फिर उसका दिमाग उलझनों में उलझा था। वो अपने मन में पनपने वाली भावनाओं को नहीं समझ पा रहा था। वो लिली के लिए दिल में कुछ महसूस करने लगा था, बल्कि उसे तो ये भी लगता था कि शायद कहीं ना कहीं लिली भी उसके लिए कुछ महसूस करती है। पर एक तरफ वो चेतन के इस बर्ताव को देखकर भी परेशान था। आखिर चेतन जैसा ताकतवर व्यक्ति कैसे हार मान बैठा था? उसके इस बर्ताव के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर थी, पर क्या?
चेतन किसी से डरने वालों में से नहीं था और न ही इतना कमजोर था कि रेस शुरू होने से पहले ही हार मान बैठे। फिर वजह क्या थी उसके इस बर्ताव के पीछे? वो चुपचाप फिनिश लाइन से कुछ दूरी पर बैठा था। उसके चेहरे पर न कोई चिंता का भाव था, न कोई दुख का, न कोई हंसी, न कोई खुशी, बस एक सादा साफ चेहरा। कहीं वो किसी के वश में तो नहीं था? पर इतनी आसानी से कैसे? देव इतने ये सब सोच समझ रहा था, इतने में लिली उसके चेहरे के करीब आई और आंखों को बंद करते हुए बोली, मैं ये तो नहीं जानती कि तुम कौन हो, क्या हो और कहाँ से आए हो। तुम अपने दिल में न जाने कितने राज दबाए बैठे हो, पर मैं इतना जानती हूँ कि तुम बहुत ही काबिल और अच्छे इंसान हो। इतना कहकर लिली की आंखें नम हो गई और उसने अपने उन नर्म नर्म गुलाबी होठों को देव के होठों पर रख दिया। देव अभी तक यही नहीं समझ पा रहा था कि हो क्या रहा है, पर जो एहसास उसे आज हुआ वो उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं करा था। ये प्यार था, मोहब्बत की, या सिर्फ तलब? इस बात से अब देव को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उसका दिमाग अब बिल्कुल साफ हो चुका था। देव ने लिली को अपने हाथों से अपनी ओर खींचा और मानो दोनों एक दूसरे में एक हो गए। ये सब देखते ही सब प्रतियोगियों की आंखें लिली और देव पर आ टिकी। कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि लिली जैसे राजकुमारी ये किसके साथ खुद को खो बैठी है। पर इन भीड़ की नज़रों में दो नज़रें गुस्से और जलन के मारे लाल हो रही थी। जी हाँ, ये जफर था। लिली को वो अपने ख्वाबों में कुछ इस कदर उतार चुका था कि आज जब कोई लिली के होठों का स्वाद चख रहा था तो उसकी आंखों से खून टपक रहा था। लिली ने आज तक किसी को अपने आप को चुने भी नहीं दिया था, पर आज लिली हालतों के आगे हार गई थी। उसके मन में देव के लिए भावना इतनी पनप चुकी थी कि उसे अपने या उसके स्टेटस से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो बस देव की होना चाहती थी और उसने करा भी यही। उसे कुछ फक्र नहीं पड़ता था कि बाद में वो किसकी होगी या फिर किस्मत ने उसके लिए क्या लिख रखा था। बस वो अपना पहला किस देव के नाम कर देना चाहती थी। उसके मन में देव के लिए भावना इतनी पनप चुकी थी कि उसे अपने या उसके स्टेटस से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो बस देव की होना चाहती थी और उसने करा भी यही। उसे कुछ फक्र नहीं पड़ता था कि बाद में वो किसकी होगी या फिर किस्मत ने उसके लिए क्या लिख रखा था। बस वो अपना पहला किस देव के नाम कर देना चाहती थी। पर क्या ये मुमकिन भी था? क्या लिली का ये फैसला ठीक भी था? इन सवालों का अब कोई मतलब नहीं रह गया था, पर इन सवालों की किसे पड़ी थी? देव और लिली तो आपस में ऐसे खो चुके थे, पर इतने में उसे अपनी ओर कुछ बढ़ता हुआ महसूस हुआ, पर उसके पास तो बचने का समय ही नहीं था। देव ने बड़ी ही तेजी से लिली को अपने पीछे करा और खुद उस हमले का शिकार होने के लिए आगे आ गया। ये असल में एक खंजर था तो देव के लिए फेंका गया था। हाँ, और देव इससे आसानी से बच भी जाता अगर उसके पीछे लिली न होती। लिली तो इस वक्त अपने अंदर एक अलग ही लड़ाई लड़ रही थी, सही और गलत की। वो खंजर देव से कुछ ही इंच की दूरी पर होगा कि देव ने उसको पकड़ लिया और फिर देव की नज़र खंजर की दिशा में गई। ये खंजर जफर ने ही फेंका था। देव भी अब गुस्से में आ गया और उस पर टूट पड़ने वाला था, पर एकदम से लिली ने उसका हाथ रोक लिया और बोली, देव प्लीज इससे कुछ मत कहना, तुम्हें लड़ने का मौका मुकाबले में मिलेगा। तो नीर पूरी रफ्तार से उड़ता जा रहा है और शायद हमें हमारा पहला विजेता मिलने वाला है। देव ने देखा कि एक पतला सा लड़का हाथ में ड्रैगन का एक बेबी लिए उड़े जा रहा था। वो शायद आज सबसे पहले प्रतियोगी बनने वाला था। लिली ने इतना कहा ही था कि एक आवाज़ मुकाबले में से आई, पर एक जैसे ही वो फिनिश लाइन के पास पहुंचा कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को न थी। अब तक जो चेतन आराम कर रहा था, जिसकी मौजूदगी का किसी को एहसास ही नहीं था, उसने कुछ ऐसा कर दिखाया कि सबके होश फाख्ता हो गए। चेतन ने किसी रॉकेट की तरह नीर की तरफ उड़ान भरी और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता उसके हाथ से उस ड्रैगन बेबी को लेकर नीर पर एक जोरदार वार करा। नीर समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सारे की सारे दर्शक एकदम शांत हो गए थे। किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। चेतन की रफ्तार काबिले तारीफ थी। उसने कुछ ही पलों में रेस खत्म कर दी। इससे कुछ लोग बेशक गलत कह सकते हैं, पर चेतन ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करा था। देव और लिली की खुशी का तो ठिकाना ही न था। देव ने फिर सब कुछ भूलकर लिली को गले से लगा लिया, पर इस बार लिली ने खुद को देव की बाहों में छोड़ने की बजाय खुद को अलग कर लिया। देव को ये बर्ताव थोड़ा अजीब तो लगा, पर वो इससे पहले कुछ कहता इतने में आवाज आई, मुबारक हो कैप्टन, आप जीत गए। इस आवाज के साथ हल्की हल्की तालियां भी सुनाई दे रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर वेल्डोरा थे। देव ने आगे बढ़कर उनके आगे सर झुकाते हुए कहा, सर आप ठीक है ना, और जेनीरिया तुम दोनों? देव की इस बात को सुन प्रोफेसर हल्की सी हंसी दिखाते हुए बोले, कभी अपने बारे में भी सोचा करो देव। वैसे मैंने मुकाबला देखा। चेतन ने बड़े ही अलग और सूझबूझ से मुकाबले को समाप्त करा। देव ने उनकी हमें हाँ मिलाते हुए कहा, जी सर बिल्कुल, मुझे तो चेतन पर शुरू से ही खूब भरोसा था। फिर उनकी इसी बातचीत के बीच बाकी के 10 टीम भी जीत गए। फिर जफर देव के पास आते हुए बोला, तो कप्तान साहब आपसे लड़ने का इंतजार रहेगा मुझे भी, मैं भी एक तलवारबाज ही हूँ। प्रोफेसर जफर आंखों में गुस्सा साफ देख सकते थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि हो न हो देव ने फिर कुछ उल्टा सीधा कर दिया है। प्रोफेसर ने बाकी टीम के आगे तो कुछ न कहना ही ठीक समझा, पर वो इतना तो जान ही चुके थे कि देव की जान पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा था। पर इतने में ही चेतन उस कमरे में दाखिल हुआ। उसको देखकर सभी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस मुकाबले की सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि आगे होने वाले मुकाबले के बारे में कोई नहीं जानता था। सब वहां से अपने अपने रूम्स में चले गए। देव तो मानो कहीं गुमसा था। उसके दिमाग में एक अलग सी ही टेंशन थी। वो अभी तक अपने मन में उठने वाली फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहा था। लिली की उस किस ने देव के दिल पर एक अलग सा घाव छोड़ा था। उसके बस में तो जैसे कुछ रहा ही नहीं था। उससे हर वक्त बस लिली ही लिली के ख्याल आ रहे थे। उसे इस बारे में सोचते सोचते शाम हो गई। उसके दरवाजे पर नॉक हुई। देव ने उठकर दरवाज़ा खोला तो एक बेहद ही खूबसूरत वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आपका खाना प्लीज़ ठंडा होने से पहले खा लीजिएगा। देव वैसे ही परेशान था। उसने खाने की ट्रॉली को अंदर रखकर वेटर को शुक्रिया कहा। वो वह से जाने लगी, पर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। देव उसका कारण तो नहीं समझ पा रहा था, पर उसके पास उस वेटर के बारे में सोचने के अलावा और भी बहुत सी समस्या थी।
उसने फिर अपने आप को लिली के ख्यालों में खो दिया, पर इतने में अल्दियागो की आवाज़ आई, देव कुछ खा लो, कल का मुकाबला और ख़तरनाक भी हो सकता है। फिर अल्दियागो ने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, वैसे भी मोहब्बत से कौन बच सका है जो तुम कुछ ही पलों में इसका इलाज ढूंढने पर तुले हो। देव को उसकी बात सुन थोड़ी सी हंसी आ गई और उसने अपने लाल हुए गालों के साथ कहा, ठीक है ठीक, ज़्यादा मत उड़ो अब तुम। फिर देव ने अल्दियागो से पूछा, वैसे तुम्हारा परिवार कहाँ है। 23-23 मिक्स्ड थॉट्स। अब तो देव को भी अचानक हमलों की आदत से हो गई थी। उसने बड़ी ही फुर्ती से अपनी तलवार उठाई और उन आग के गोलों को विफल कर दिया। उस तलवार के वार से कमरे में धुआं धुआं हो गया। देव बड़ी ही तेजी से उस धुएं को चीरता हुआ बाहर की तरफ आया, पर उसे उस धुएं में कुछ दिखाई नहीं दिया। देव अपने चारों तरफ उस शख्स को ढूंढने लगा। अब देव इतना तो जान गया था कि उस पर हमला एक सोची समझी चाल थी, वरना इस कदर धुआं उठने पर भी किसी का आसपास न होना कैसे मुमकिन था। देव ने अपने सुनने की शक्ति को तीव्र करते हुए ध्यान लगाया तो उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई। देव ने आव देखा न ताव वो बड़ी ही तेजी से उस आवाज़ की ओर भागने लगा। देव को लग रहा था कि वो कातिल अभी भी यही कहीं न कहीं मौजूद है, पर जैसे ही देव उस जगह पर पहुंचा तो उसे एक लड़की की लाश मिली। देव ने आसपास देखा तो वहां पर सिर्फ जेनी थी। जेनी लाश की ओर देखकर लगातार रोए जा रही थी। ये वही लड़की थी जिसने देव को खाना लाकर दिया था। देव ने अपनी सुनने की शक्ति की ओर बढ़ाकर देखा, पर उसे कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे वो आगे पूछताछ कर सके। कुछ समय में ही वहां पर गार्ड आ गए। देव ने सब कुछ उन्हें सच सच बचा दिया। फिर प्रोफेसर वेल्डोरा ने देव को अकेले में बुलाकर अपने साथ चलने को कहा। प्रोफेसर वेल्डोरा ने देव को अपने पीछे आने को कहा। प्रोफेसर एक बेहद ही तजुर्बेदार मेज थे। वह हमेशा सही और समझदारी भरी बातें करते थे, पर आज उनकी आंखों में देव के लिए एक अलग सी चिंता थी। वजह तो देव को भी मालूम थी, पर देव ने चुप रहना ही ठीक समझा। कुछ देर चलने के बाद देव और वेल्डोरा बाहर आ गए। वेल्डोरा देव के साथ जाकर एक बेंच पर बैठ गए और एक ठंडी सी सांस भरते हुए बोले, देव आज जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार तुम हो, जाने अनजाने में ही सही। देव समझ ही नहीं पा रहा था कि प्रोफेसर किस ओर इशारा करना चाह रहे हैं, पर वो इतना तो जानता था कि प्रोफेसर कभी उस पर कोई झूठा आरोप नहीं लगाएंगे। देव ने फिर झुकी हुई नज़रों के साथ कहा, सर मैं माफ़ी चाहता हूँ अपनी गलती के लिए, पर मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा कि अगर हमला मुझ पर हुआ तो मैं जिम्मेदार कैसे हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर वेल्डोरा ने देव के कंधे पर हाथ रखा और निराशा भरी निगाहों से बोले, देव तुम एक बेहद ही ताकतवर और हुनरमंद मेज हो, पर साथ ही साथ तुम एक आम नागरिक हो। पर तुम इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कई ऐसे दुश्मन बना लिए जिन्हें तुम देख भी नहीं पाओगे, पर वो हमेशा तुम्हें देखते रहेंगे। इतने कहकर उन्होंने फिर देव की ओर से नजरें हटा ली और आसमान में देखते हुए बोले, तुम्हें कल का मुकाबला हार जाना चाहिए ताकि तुम प्रिंस जफर की नज़रों से तुम हट जाओ, वरना अंजाम और बुरा हो सकता है। बस उन्होंने इतना कहा ही था और वो उठ खड़े हुए। देव का दिमाग मानो कुछ कुछ समझने लगा था, पर वो बिना किसी सबूत के एक राजकुमार पर तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। पर आज देव के अंदर एक नया डर पनपने लगा था। आखिर उसकी लापरवाही उसके किसी अपने के लिए जानलेवा बन सकती थी। इस अजनबी दुनिया में उसका था ही कौन प्रीति और रोशन के अलावा। इतने में उसे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। वो चौकन्ना हो गया। इतने में वो आहट जोर से भाग कर आई और देव से लिपट गई। ये और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस लिली थी। उसकी आंखें आंसुओं में नम थी। देव इतना तो जान चुका था कि प्रीति को भी कहीं न कहीं ये एहसास है कि ये हमला देव पर कैसे हुआ। देव ने फिर बड़े प्यार से उसकी उन नम आंखों को अपने ठंडे ठंडे हाथों से साफ करते हुए कहा, राजकुमारी जी इस कदर आंसू न बहाया कीजिए, वरना देखने वाले ये समझ बैठेंगे कि आपका दिल हमारे पास है। इस बात को सुन राजकुमारी थोड़ी सी शर्मा गई और थोड़ी लड़खड़ाते हुए बोली, जो भी आज सुबह हुआ हमारे बीच वो बस एक गलती थी जिसे तुम भूल जाओ तो अच्छा होगा। और हाँ, मेरी शादी तय हो रखी तो ज़्यादा सपने भी मत सजाना। उद्धरण चिन्ह। बस इतना कहकर वो वह से जाने लगी। फिर इतने में देव ने एक अलग से अंदाज में कहा, शब्दों में यकीन कहाँ रहा है हमें अब, हम तो निगाहे पनी जानते हैं। आप बेशक किसी और की हो, पर हम तो आपको अपना मानते हैं। उद्धरण चिन्ह। देव की इस बात को सुन देव भी अपने आप में हैरान था। उसे कभी इन शेरो शायरी का शौक नहीं रहा था, पर आज खुद बाखुद उसके ये सब निकले थे। शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। लिली पर भी इस बात का गहरा असर था, पर उसने बिना कुछ कहे निगाहों को झुका करके ही सीधा चलना ठीक समझा। पर देव को अभी नींद कहाँ आने वाली थी। उसके दिमाग में तो जफर से बदला लेने का ख्याल चल रहा था। देव ने अल्दियागो को पुकारा और उससे सवाल करा, दोस्त मुझे बताओ तुम्हारी क्या राय है इस बारे में, क्यों न मैं उस जफर को अभी खत्म कर दूं। उद्धरण चिन्ह। देव की इस बात को सुनते ही अल्दियागो बाहर आया और बिना किसी भाव को दर्शाए बोला, मास्टर आप जो भी करोगे मुझे मंजूर है, पर अगर आपके पास बदला लेने का मौका कल होगा तो बिना बात अपने ऊपर खतरा क्यों लाना। अल्दियागो ने फिर एक शैतानी मुस्कान देते हुए कहा, कल के मुकाबले में अगर आप जफर को हरा दोगे तो आपका नाम सबके जुबान पर छप जाएगा। देव को ये सुझाव अच्छा लगा। उसने अल्दियागो से पूछकर, कोई गलती नहीं गलती। अल्दियागो अपनी वफादारी तो साबित कर चुका था, पर अब उसने अपनी समझदारी भी साबित कर दी थी। अब तो बस देव को मुकाबले का ही इंतजार था। अब बस देव और जफर के बीच कुछ पलों की रात ही बाकी थी। पर शायद देव अपनी ताकत को कुछ ज्यादा ही आंक रहा था। उसे अपने ऊपर इतना भरोसा न जाने क्यों था। अभी तो उसे यह भी नहीं पता था कि मुकाबले में होने क्या वाला है। देव पर हुए हमले के बाद उसे अलग कमरे में भेज दिया गया था। सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई थी।
अब देव के जेहन में कई सारी बातें थी। उसने सोने की खूब कोशिश करी पर वो करवटें बदलता रहा, उसे नींद न आई। इसी दौरान उसके हाथ उसके होठों से जा लगे, फिर उसे लिली के उन नर्म नर्म होठों का ख्याल आ गया। देव का सारा गुस्सा, सारी बेचैनी जैसे गायब सी हो गई। उसके बाद देव की आंख सीधा सुबह खुली। CH-24 देव के दिमाग में आंखें खुलते ही जो पहला ख्याल आया वो कोई मुकाबले का या बदला लेने का नहीं बल्कि लिली का था। जी हाँ, लिली का। वजह तो देव भी नहीं जानता था, पर वो ख्याल उससे किसी भी काम में मन नहीं लगाने दे रहे थे। देव उन ख्यालों में उलझा हुआ था। इतने में उसकी डायरी, जो कि उन्हें मुकाबले के दौरान बातें करने के लिए दी गई थी, वो चमकने लगी। उस पर एक संदेश लाल रंग से चमक रहा था, जिसका मतलब था इम्पोर्टेंट। देव ने लाल रंग देखते ही उसे फटाफट खोला तो पाया उस संदेश को आए लगभग 2 घंटे बीत गए थे। पर देव को तो जागे हुए भी 2 घंटे से ऊपर हो गए थे। फिर वो संदेश देव ने कैसे नहीं पढ़ा? वो सारे जरूरी काम कर चुका था। देव को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इतने में अल्दियागो ने एक हंसी के साथ कहा, अरे मास्टर, प्यार में ऐसा ही तो होता है। समय का कुछ पता नहीं लगता, न भूख लगती है न नींद आती है। अल्दियागो की इस बात को सुन देव के भी चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। पर अब मुस्कुराने का समय कहाँ था। देव ने हड़बड़ाहट में दरवाज़ा खोला तो वो किसी से टकराकर गिर गया। देव ने जैसे ही उस आदमी की तरफ देखा जिससे टक्कर हुई थी, तो वह और कोई नहीं बल्कि वही थी जिसकी वजह से देव लेट हो रहा था। अल्दियागो की इस बात को सुन देव के भी चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। पर अब मुस्कुराने का समय कहाँ था। देव ने हड़बड़ाहट में दरवाज़ा खोला तो वो किसी से टकराकर गिर गया। देव ने जैसे ही उस आदमी की तरफ देखा जिससे टक्कर हुई थी, तो वह और कोई नहीं बल्कि वही थी जिसकी वजह से देव लेट हो रहा था। जी हाँ, ये लिली थी। देव और उसकी निगाहें जैसे ही आपस में मिली तो एक न हो सकी। एक अजीब सी खामोशी थी हवा में। नजरें चाह कर भी नहीं मिल पा रही थी। वजह तो शायद दोनों ही नहीं जानते थे। उस खामोशी को तोड़ते हुए लिली बोली, देव, तुम सुबह की मीटिंग में नहीं आई। मुकाबले के शुरू होने में कुछ ही देर है, इसलिए मैं तुम्हें चेक करने आई हूँ कि तुम ठीक तो हो। वैसे भी कल के हादसे के बाद लोग थोड़ा डरे हुए हैं, इसलिए मुझे एक बार ये चेक कर लेना ठीक लगा। उद्धरण चिन्ह। देव ने हाँ में सर हिलाते हुए बोला, आपको शुक्रिया राजकुमारी जी, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया। इस बात को कहते समय देव के चेहरे पर एक अलग सी ही मुस्कान थी, जिसने न चाहते हुए भी लिली के गालों को लाल होने पर मजबूर कर दिया। लिली की नजरें फिर झुक गई और वो बोली, हाँ हाँ ठीक है, चलो अब मुकाबले में लेट पहुंचना अच्छा नहीं होगा। वैसे ही अलग अलग अफवाह फैल रही है। अफवाह? कैसी अफवाह राजकुमारी जी? देव ने बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाते हुए पूछा। लिली इतना तो जानती थी कि देव इतना भोला नहीं है जितना वो दिखा रहा है, इसलिए उसने बिना इसका जवाब दिए ही चल देना शुरू कर दिया। देव भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। अफवाह? कैसी अफवाह राजकुमारी जी? देव ने बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाते हुए पूछा। लिली इतना तो जानती थी कि देव इतना भोला नहीं है जितना वो दिखा रहा है, इसलिए उसने बिना इसका जवाब दिए ही चल देना शुरू कर दिया। देव भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। देव को लिली को देखकर कुछ अलग से ही जज्बात पनप रहे थे। ज़्यादा कुछ तो देव खुद भी नहीं जानता था, पर यह जो भी एहसास था कुछ अलग था, कुछ नया था। देव ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, वैसे क्या तुम भी जफर को पसंद करती हो? उद्धरण चिन्ह। लिली ने इस बात को सुन एक बार पीछे मुड़कर देव की ओर देखा, फिर बिना कुछ जवाब दिए अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा ली। देव ने फिर थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा, लिली, क्या तुम देव को पसंद करती हो? हाँ या ना, बस इतना बता दो। लिली को उसका ये सवाल बहुत अजीब सा लगा। एकदम से ऐसा सवाल करना बिल्कुल भी लाजमी न था। अभी तो लिली और देव किसी भी प्रकार के रिश्ते में नहीं थे, यहाँ तक कि अभी तो उनकी दोस्ती की शुरुआत भी नहीं हुई थी। इसलिए लिली को देव का ऐसा सवाल पूछना ठीक न लगा। लिली ने गुस्से में जवाब दिया, मेरी पसंद या नापसंद कोई मायने नहीं रखती। एक राजकुमारी की तरह मेरा पहला फर्ज वो करना है जो इस राज्य के लिए सही है। देव ने लिली की इस बात पर एक बेहद ही प्यारा सा जवाब दिया, मैं कोई राजकुमार नहीं हूं, नहीं मेरा कोई कर्तव्य है, मेरे लिए तुम्हारी पसंद सबसे पहले है। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुम जफर को पसंद करती हो? उद्धरण चिन्ह। देव के इस जवाब ने लिली का सारा गुस्सा गायब कर दिया। लिली समझ ही नहीं पा रही थी कि देव के इस सवाल का वो क्या जवाब दे। लिली ने चुप रहना ही ठीक समझा और वह बिना कुछ बोले ही सीधी चलने लगी। इतना तो समझ गया था कि लिली इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, इसलिए उसने भी चुप रहना ही ठीक समझा। कुछ ही देर में देव और लिली एरिना में पहुंच गए, जहां पूरी टीम देव का इंतजार कर रही थी। देव को देखकर सबने ग्रीट करा। फिर चेतन देव के पास आया और बोला, दोस्त तुम थोड़ा बच कर रहना, यहाँ बहुत सी नजरें सिर्फ तुम्हें हारता देखना चाहती है। चेतन की इस बात का मतलब देव समझ चुका था। उसने हाँ में सर हिलाया और एक मुस्कान दे दी। इतने में होस्ट ने आगे बढ़कर बोलना शुरू करा, आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। मैं राज जादुई मंत्रालय का एक सदस्य हूँ और जादूगरों से आम नागरिक सुरक्षित रहे ये देखना मेरा कर्तव्य है, और आज मुझे इन उभरते हुए जादूगरों का मुकाबला देखने का मौका मिला, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उस व्यक्ति ने फिर एक अपने पीछे बैठे हुए लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप लोगों से गुजारिश है कि जोरदार तालियों से स्वागत करिए किंग रॉबिन का, जो लावण्या के राजा है, क्वीन मार्गरेट, रेप्टिया की खूबसूरत मलिका, क्वीन टैटिया मैटिया की रानी, किंग टेस्टिन ट्रैक के राजा, किंग एरो इंच के बहादुर बेखौफ राजा, क्वीन मिया जो मेटोपट की काबिल रानी है, और आखिर में है किंग एरावत व्योम के शासक। तालियों से पूरा एरेना गूंज रहा था। लोग अपने शासकों को बेहद ही पसंद करते थे।
उसके बाद फिर राज ने आगे बोलना शुरू करा, आज हमारे बीच कोई ऐसा भी मौजूद है जिनसे इंसानियत को हमेशा ही खतरा रहा है। पर बदलते समय के साथ कुछ रिश्ते भी बदल जाते हैं, कुछ कड़वे हो जाते हैं, कुछ मीठे हो जाते हैं। इसे ही एक नए रिश्ते की शुरुआत के लिए हमारे साथ एक नया गेस्ट है। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली आसमान अंधेरे से ढक गया। पहले तो लगा जैसे बादल छा गए हो, फिर थोड़ा ध्यान से देखने पर पता लगा आसमान में काले लाल रंग के ड्रैगन्स थे। विशाल जंग के लिए तैयार, उन पर लोहे के भारी भारी कवच थे। फिर एकदम से राज ने बोलना शुरू करा, मैं आप लोगों के सामने द ग्रेट Ch25 अ न्यू अलायंस। फिर एकदम से राज ने बोलना शुरू करा, मैं आप लोगों के सामने द ग्रेट वेम्पायर किंग रेबिस और उनके सबसे छोटे प्रिंस सैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। भीड़ में एकदम सन्नाटा सा छा गया था। आज इंसानियत अपने इतिहास के सबसे बड़े दुश्मन के सामने खड़े थे। हमेशा से इन लोगों ने इंसानों को खाने के लिए इस्तेमाल करा था। ना जाने कितनी ही जिंदगी इन लोगों के कारण खराब हुई थी। कोई किसी से कुछ कह पाता इससे पहले एक आवाज़ गूंजी, कैसे हो मेरे प्यारे इंसान भाइयों, मैं जानता हूँ हमारे और आपके पूर्वजों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे, पर मैं कुछ नया चाहता हूँ, एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत जिसमें कोई खून खराबा न हो। ये बात सुनकर सब एकदम शांत हो गए। और अब भला अब वो कर भी क्या सकते थे? आखिर ये फैसला सब राजाओं ने मिलकर लिया था। उनके फैसले पर सवाल उठाना ठीक न था, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। देव ने सैम को देखते ही पहचान लिया। सैम एकदम शांत खड़ा था, उसके लिए देव को इतने लोगों की भीड़ में ढूंढकर पहचान पाना आसान न था। जब वेम्पायर किंग और प्रिंस को उनकी सीट दे दी गई तो उसके बाद मुकाबले को आगे बढ़ाया गया। राज आगे आया और उसने बोलना शुरू करा, मैं तो अभी तक नहीं बता पा रहा कि मैं कितना खुश हूं कि इंसानियत को आज एक नया और ताकतवर दोस्त मिला है। उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात पर भीड़ ने तालियां बजानी शुरू कर दी। आखिर कहीं न कहीं वो जानते थे कि एक ताकतवर दोस्त एक ताकतवर दुश्मन से ज्यादा काम आएगा। और रही बात इतिहास की, तो खून तो दोनों जगहों से बहा था। अगर वेम्पायर इस बात को भुलाकर हाथ मिलाने को तैयार थे तो इंसान भी खुशी खुशी तैयार थे। पर इस सब के बीच दो आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि जफर था। जी हाँ, जफर के मन में न जाने क्या था, पर वो जल्द से जल्द मुकाबले को शुरू करवाना चाहता था। इतने में एक दुबले पतले लड़के ने जफर की ओर देखते हुए कहा, राजकुमार कल तो ये बच गया आपसे, पर आज मुकाबले में इसे खत्म करके हादसा करार कर देंगे। उसकी इस बात को सुन जफर एकदम सक पका कर बोला, अबे पागल वागल है क्या? पब्लिक के बीच आज के बाद इस बात का जिक्र करा तो उससे पहले तेरी मौत आ जाएगी। इस बात को सुनते ही वह लड़का घबरा गया और शांत हो गया। इतने में राज ने अपनी मुकाबले के अगले स्टेज के नियम बताने जारी रखे। इस लेवल में वैसे तो 12 में से कोई 3 टीम आगे जानी थी, पर मुकाबले को रोमांचक बनाने के लिए इसे लास्ट मन स्टैंडिंग बना दिया गया है। इस बात को बोलते ही राज थोड़ी सी शैतानी हंसी हंसते हुए पीछे हटा और एक जानी पहचानी सी आवाज आई, मैंने आज से पहले इंसानी दुनिया को इतने करीब से नहीं देखा था, और देखो आज मुझे आप लोगों को के मुकाबले को न सिर्फ देखने का बल्कि उसके नियम समझाने का मौका मिला। जी हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि वेम्पायर प्रिंस सैम था। सैम एक प्रिंस होने के बावजूद भी बड़ा साधा सरल स्वभाव का जान पड़ता था। पर इस दुनिया में जो जैसा होता है वैसा दिखता कहाँ है। क्या पता ये राजकुमार कितने राज दबाए बैठा था। फिर उसने एक मुस्कान के साथ कहा, आप 12 की 12 टीम्स के हर एक मेंबर को एक एक बेज दिया जाएगा, और जिस भी टीम के पास आखिर में सबसे ज़्यादा बेज होंगे वही विजेता मानी जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपकी टीम के सारे मेंबर्स बचे या फिर सारे मेंबर्स हारे। सारे फैसले आपको खुद लेने होंगे। और एक आखिर बात, हर तरह के जादू व हथियार का उपयोग किया जा सकता है बिना रोक टोक के। इस बात को सुनते ही भीड़ का उत्साह और बढ़ गया। चारों तरफ तालियां ही तालियां। मुकाबले के लिए एक 3 पहाड़ वाले जंगल को चुना गया था। समय की कोई सीमा नहीं थी। सभी टीम्स को तैयार होने के लिए 30 मिनट का समय दिया गया। टीम की मीटिंग में सारे मेंबर्स बैठे थे। इतने में हेडमास्टर आए तो सब उन्हें देखकर चौंक गए और खड़े हो गए। हेडमास्टर ने खड़े होते हुए बच्चों को देखकर मुस्कुराते हुए बैठने को कहा। फिर अपनी आवाज़ में हेडमास्टर बोले, बच्चों यहाँ पर आके जीत बेशक ही बहुत नज़दीक दिखाई देती है, पर यह सफ़र सबसे लंबा होने वाला है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना विश्वास अपने लीडर पर रखें और बिना ज़्यादा सोचे समझे किसी एक का कहना माने, जिससे आप जीत के और करीब जा सके। उद्धरण चिन्ह। हेडमास्टर की ओर देखते हुए चेतन एकदम से बोल उठा, जी सर, इस बात से आपकी मैं भी सहमत हूँ। अगर एक व्यक्ति को सोचने दिया जाए तो बाकी सब लोग आसानी से लड़ाई लड़ लेते। चेतन ने इतने बोलना खत्म करा ही था कि लिली एकदम बोल उठी, तो बताइए कैप्टन, क्या रणनीति अपनानी है? लिली की इस बात पर सारी बिगाहें एक व्यक्ति की तरफ घूम गई, जो था देव शर्मा। पर देव तो इस समय सो रहा था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने, हमारा देव मीटिंग के दौरान सो रहा था। उसकी इस हरकत पर सब हैरान भी थे और गुस्सा भी। इतने में हेडमास्टर ने गुस्से में ददहाड़ते हुए कहा, देव ये क्या तमीज़, तुम इतने जरूरी मुकाबले से पहले कैसे सो सकते हैं? पर देव की आंखें तो अभी भी नहीं खुली थी। सभी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जिसके पीछे सबकी उम्मीदें थी वो भला ऐसे कैसे सो सकता था। इतने में चेतन ने एक पानी का गिलास भर के देव के मुंह पर दे मारा। 26-26 द फाइनल्स बिगैन। इतने में चेतन ने एक पानी का गिलास भर के देव के मुंह पर दे मारा। देव ने एकदम से आंख खोली और उठकर कुछ बोल पाता उससे पहले सब उस पर टूट पड़े। एकदम से इतने सारे लोगों को गुस्सा देख देव क्या बोलना है कुछ समझ नहीं पाया। फिर हेडमास्टर ने अपनी भारी आवाज में कहा, देव तुम टीम के कप्तान चुने गए हो, तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं की जा सकती।
उद्धरण चिन्ह। देव को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए उसने सर झुकाकर सब चुपचाप सुन लेना ही ठीक समझा। फिर चेतन ने उससे पूछा कि देव, आज के मुकाबले के लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है? देव ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बिल्कुल है। उसके बाद देव ने अपना प्लान बताना शुरू करा। देव ने बताया कि टीम को हम 2 हिस्सों में बांट देंगे। देव की ये बात खत्म होती इतने में आवाज आई, देव की टीम की ताकत को बांटना ठीक नहीं होगा। हमारा शिकार अलग अलग करना आसान होगा, इससे हम और जल्दी हार जाएंगे। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि टीम की हीले की थी। देव ने फिर थोड़ा सर का हिलाते हुए कहा, हाँ, पर अगर हमें टॉप 12 टीम्स का सामना करना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। और ये प्लान ही फाइनल है। मैं कैप्टन हूँ, मेरे पास पूरा हक है अपने हिसाब से कोई भी प्लान को बनाने या बिगड़ने का। देव की ये बात किसी को भी कुछ खास पसंद नहीं आई, पर उसकी बात एकदम सच थी। को कैप्टन था और उसका फैसला ही फाइनल होने वाला था। इतने में कोई और कुछ बोल पाता, एक आवाज़ आई, सारे प्रतियोगी जल्द से जल्द अरीना की तरफ बढ़े। आवाज़ को सुनते ही सारे प्रतियोगी अरीना की तरफ चल दिए। बेशक देव का बात करने का लहजा ठीक न था, उसके कप्तान बनने की एक वजह उसका नम्र और साफ व्यवहार ही था। जिस तरीके से उसने अपने प्रतिद्वंदी के हारने के बाद भी उसे उठाकर उसका सम्मान करा था, सब उससे बेहद ही खुश हुए थे और इसी वजह से उसे कप्तानी के लिए चुना गया था। पर कौन जाने देव के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या वजह थी कि उसने टीम को बांटने की सोची। अरीना में पहुंचते ही देव को अपनी गलती का एहसास हुआ। देव को लग रहा था कि उसने बड़ा ही गलत किया, उसे अपने टीम मेंबर्स पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। देव फिर एक बार उन सब की तरफ मुड़ा और बोला, दोस्तों, आई एम सॉरी, मेरा आप लोगों से इस तरह से बात करने का कोई इरादा नहीं था, पर आप लोगों को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सख्त होना पड़ा। उसकी इस बात पर चेतन ने आगे बढ़ते हुए बोला, कोई नहीं कैप्टन, आपके हर फैसले में हम आपके साथ हैं। वैसे भी अब बेहस का समय नहीं बचा है। उसकी इस बात को सुन सबने हाँ में सर हिलाया और एक साथ एक ही आवाज़ में बोला, जी हाँ कैप्टन। इस बात को सुनते ही देव के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और वो कुछ बोल पाता इससे पहले उससे कोई टकराते हुए सामने की तरफ से गुजरा। जैसे ही देव ने उस चेहरे को देखा, देव की सारी हंसी हवा में उड़ गई और उसका हाथ अपनी पीठ पर बंधी तलवार पर जा पहुंचा। इतने में कह शख्स लिली के पास जाकर रुक गया और बोला, कैसी हो राजकुमारी साहिबा, हमने तो बेहद याद करा आपको, आपने हमें याद नहीं करा क्या? इस बात को सुन देव को गुस्सा तो बहुत आया, पर पीछे से चेतन ने आकर उसके हाथ को पकड़ लिया और बोला, देव, मैं भी जानता हूं कि कल का हमला इसी ने करवाया था, पर अभी बहुत से ऐसे और मौके आएंगे, थोड़ा इंतजार और। देव को चेतन की ये बात उचित लगी और देव ने जफर से मुंह फेर लिया। देव ने चेतन की ओर एक शांत सी मुस्कान देते हुए कहा, शुक्रिया दोस्त। और जहां एक तरफ देव और चेतन की दोस्ती पक्की हो रही थी, वहीं लिली ने जफर को बिना कोई जवाब दिए जफर को इग्नोर करके जाना ठीक समझा। इसने जफर के गुस्से को तीसरे आसमान पर पहुंचा दिया और वो गुस्से में चीखता हुआ बोला, तुझे बहुत घमंड है ना? देख, आज मैं पहले तेरे उस आशिक को हराऊंगा और फिर तुझे अपनी रानी बनाऊंगा, और जो तेरे उस आशिक का हाल होगा न, वो मौत के लिए भी तरसेगा। जफर को खुद भी अंदाजा न था कि गुस्से में कितनी तेज आवाज में उसने ये सब कह दिया था। सारे पार्टिसिपेंट और उनके ट्रेनर सिर्फ जफर को ही देख रहे थे। देव ने तो चेतन की बात को ध्यान में रखकर अपना गुस्सा पी लिया था, पर लिली अपने आप को शांत न रख सकी। लिली तेजी से घूमी और जफर की तरफ बढ़ते हुए बोली, जफर, ये सब जो भी है तेरे और मेरे बीच है, इसमें देव या किसी युवा को बीच में मत ला। पर जफर को कहाँ फर्क पड़ने वाला था, उसने एक मुस्कान दी और सीधा चलने लगे। देव को भी अपनी महीनों की ट्रेनिंग को आज इसमें ताल में लाना था। उसने जफर की काफ़ी तारीफ सुनी थी, इसलिए वो देखना चाहता था कि उसमें कितनी ताकत है। देव अपनी ताकत को आजमाना चाहता था कि एक राजकुमार के खिलाफ वो कैसा प्रदर्शन करेगा। और आखिरकार वो पल आया जब देव को अपनी ताकत दिखने का मौका मिलने वाला था। जादुई मंत्रालय के मेंबर राज ने अपनी जोश भरी आवाज में कहा, आपका सारा इंतजार अब खत्म होगा और शुरू होगा वह आखिरी मुकाबला जिसका आपको इंतजार था। द अल्टीमेट मैच मुकाबला अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब बची हुई 11 टीमों में से एक टीम इन सारे राज्यों की सबसे पावरफुल टीम बन के जाएगी और उनमें से एक को मिलेगा शाही खजानों में से अपनी मर्जी का कुछ चुनने का मौका। इस बात को सुनते ही सबकी सब पार्टिसिपेंट की आंखें चमक उठी। इतने में उन सबके पास एक आदमी एक एक ब्रेसलेट लेकर आया और सबको एक एक पहना दिया। फिर राज ने आगे आकर बोला, इसके नियम आपको अब किंग रॉबिन समझाएंगे। इतना कहते ही किंग रॉबिन आगे आए और बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ बोलना शुरू करा, मेरे प्यारे प्रजावासियों और होनहार बच्चों, आज मुझे बड़ी ही खुशी हो रही कि आज इस मुकाबले के साथ कई नए रिश्ते भी कायम हो रहे हैं। सालों से चलती हुई दुश्मनी खत्म होकर एक सालों की दोस्ती कायम हो रही है। किंग रॉबिन एक लोकप्रिय राजा थे, उनकी इस बात पर लोगों ने तालियों की बौछार कर दी। लिली भी अपने पिता की लोकप्रियता को देखकर बड़ी खुश हो रही थी। फिर रॉबिन ने बोलना शुरू करा, आप सबको एक एक ब्रेसलेट पहना दिया गया है। जैसे जैसे पार्टिसिपेंट बाहर होते जाएंगे, ब्रेसलेट्स अपने आप टीम के कप्तान के हाथ पर आते जाएंगे। समय की कोई भी सीमा नहीं है। और हाँ, अगर कप्तान से कोई उनका ब्रेसलेट छीनने में सफल होता है तो पूरी टीम को बाहर कर दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनते ही सभी टीम सदमे में आ गई, क्योंकि अगर सिर्फ एक आदमी को हराकर आप पूरा गेम पलट सकते हो तो आप पूरी टीम पर प्रहार क्यों ही करोगे। इस बात को सुनते ही लिली देव की ओर आस भरी नजरों से देखती हुई बोली, देव, क्या तुम अभी भी उसी प्लान को फॉलो करना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। लिली का ये सवाल पूछते ही पूरी टीम की नजरें देव पर गड़ गई, और ऐसा होता भी क्यों ना, आखिर देव का प्लान पूरी टीम के लिए फेलियर की वजह बन सकता था।
देव ने फिर एक भरोसे से भरी मुस्कान देते हुए कहा, हाँ। इतने में एक आवाज़ आई, तो शुरू करते हैं फाइनल्स। इस आवाज़ के साथ सभी की सभी टीम टेलीपोर्ट होने लगी। जी हाँ, फाइनल के लिए एक अलग लोकेशन चुनी गई थी। आखिर सब राजा देखना चाहते थे कि उनके आने वाले योद्धा कितने हुनरमंद हैं। देव टेलीपोर्ट होते होते लिली की आंखों में अपने लिए फिक्र देख सकता था। लिली बेशक न दिखाना चाहती हो, पर वो देव के लिए परेशान थी क्योंकि जफर ने सबके सामने लिली को धमकी दी थी, और अगर अब वो अपनी धमकी को पूरा न कर पाता तो उसके लिए शर्मनाक बात होने वाली थी। पर देव के पास इतना सोचने समझने का वक्त नहीं बचा था। वो जैसे ही टेलीपोर्ट हुआ उसने एक मकड़े को अपने सामने पाया। मकड़ा कुछ कुछ वैसा ही था जैसा उसने इस दुनिया में आते वक्त देखा था, पर इसका रंग कुछ हरा सा था जो इसके जहरीले होने का सबूत था। पर देव अब पहले से बहुत ताकतवर हो चुका था। ऐसे अगर 50 मकड़े भी उसके सामने आ जाए तो अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जैसे ही वो मकड़ा देव पर झपटा, देव ने बिना किसी स्पेल का उपयोग करे ही उस मकड़े पर एक फायर स्पेल दे मारा। ये सब देखते ही सारी पब्लिक की आंखें खुली की खुली रह गई। एक अकेडमी के स्टूडेंट का बिना स्पेल पड़े फायर बॉल का यूज़ करना वाकई चौंका देने वाला था। ऑडियंस तो ये सब देखकर जोश से भर ही गई थी, पर देव के इस मूव ने सभी राजाओं को भी हक्का बक्का छोड़ दिया था। किंग रोबिन ने बड़े ही अचंभे से पूछा, हेडमास्टर वाटसन, ये कौन है? आपने कभी जिक्र नहीं करा इनका। हेडमास्टर ने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये असल में एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, इसलिए कभी मौका ही नहीं मिला इसके बारे में बात करने। उद्धरण चिन्ह। हेडमास्टर की इस बात ने तो सबको हक्का बक्का छोड़ दिया। आखिर बात थी ही ऐसी, एक फर्स्ट ईयर में इतनी काबिलियत होना बहुत बड़ी बात थी। इस बात को सुनते ही किंग एरावत बोल पड़े, ऐसा कौन सा परिवार है लावण्या में जिसके घर ऐसा होनहार चिराग आया है? किंग एरावत भी एक दयालु और लोकप्रिय राजा थे, पर एक स्टूडेंट में इतना टैलेंट देखकर वो खुद को रोक न पाए और एक बच्चे की तरह खुश होते हुए बोले। हेडमास्टर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोले, ये किसी राजशाही खानदान से ताल्लुकात नहीं रखता, ये एक कॉमनर है और बेहद ही गरीब भी। अब तो मानो सभी राजा और उनके मुंह पर ताला ही लग गया, क्योंकि कॉमनर का जादू सीखना ताकतवर होना फिर भी मानने लायक बात थी, पर इस उम्र में टीम का कैप्टन बन इस मुकाम को पाना वाकई काबिले तारीफ था। पर इस बात से लोगों को ईर्ष्या होनी तय थी, क्योंकि बेशक दुनिया दूसरी थी पर वहाँ पर भी मानसिकता वही थी कि जिसके पास पैसा है वही आगे बढ़ना चाहिए। पर हेडमास्टर देव की ऐसी तारीफ सुनकर बड़े ही गर्व से मुस्कुरा रहे थे। इन सभी के बीच एक ऐसी मुस्कान भी थी जो देव को देखकर उसका दोस्त होने पर गर्व महसूस कर रही थी। पर वो मुस्कान थी किसकी? कैसे हो पॉकेट नॉवेल के रीडर्स, मुझे बेहद ही खुशी हो रही है ये देखकर कि आप लोग इस कहानी की शुरुआत से देव और पॉकेट नॉवेल के साथ बने हुए हो। अगर कोई भी ऐसी बात हो जो आप मुझे बताना चाहे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मुझे बेहद ही खुशी हो कि आप लोगों के कमेंट पढ़कर व उनसे सीखकर। आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जुड़े रहिए पॉकेट नॉवेल के साथ और मजा लीजिए देव के साथ इस अनोखे सफर का। 27 द फाइनल्स पार्ट 01। यह मुस्कान किसी और की नहीं बल्कि देव के नए दोस्त सैम की थी। जी हाँ, वेम्पायर प्रिंस सैम। सैम को इस बात की बेहद खुशी हो रही थी कि देव इन सब इंसानों से कितना अलग है। उसने कई सौ सालों की दुश्मनी को भुलाकर सैम की जान बचाई और आज सैम को पता चला कि एक कॉमनर होने के बाद भी उसमें कोई घमंड नहीं है। इतने में वेम्पायर किंग रबिस ने कुछ गंभीर दिखते हुए कहा, शायद अगले साल से एक टीम हम वेम्पायरों की भी होगी। फिर उन्होंने किंग रोबिन की तरफ देखते हुए कहा, होगी ना? उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनते ही रोबिन ने हंसकर हाँ में सर हिला दिया। जहां एक तरफ ये सब बातें चल रही थी वहीं देव को एहसास हुआ कि उसकी टीम का एक भी सदस्य उसके आसपास नहीं है। देव ने घबराकर एकदम अपने हाथ की तरफ देखा। उसको थोड़ी सी शांति हुई यह देखकर कि कोई भी अभी मुकाबले से बाहर नहीं हुआ था। सभी के ब्रेसलेट अभी उन्हीं की कलाई पर बंधे हुए थे। फिर देव ने अपने कान पर हाथ लगाते हुए बात करने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या सब लोग ठीक है? मैं कप्तान बोल रहा हूँ। पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। देव ये देखकर थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उनकी टीम में एक हीलर और एक स्पोर्ट भी थे और अगर उनका सामना किसी दुश्मन से होता तो संभालना उनके लिए मुश्किल होता। देव ने अपना ध्यान लगाकर उन्हें खोजने की सोची। इतने में देव को कोई उसकी तरफ बढ़ता हुआ महसूस हुआ। देव उसके कदमों की आहट से इतना तो समझ गया था कि ये कोई दोस्त नहीं है, वरना इतनी शांति से उसकी तरफ नहीं बढ़ता। देव ने अपनी कमर पर बंधी तलवार हाथों में ले ली और चौकना होकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। देव ने छिपकर देखा तो एक लड़की जिसके बालों से टप टप पानी की बूंदें टपक रही थी। शरीर पूरा पानी से भीगा हुआ, आंखों में डर और कपकपाती हुई देह। ठंड के मारे उसके दांत आपस में कटकटा रहे थे। नोकीले कान और सांवला सा रंग, काली काली आंखें और छोटे छोटे बाल जो उसकी सूरत पर चार चांद लगा रहे थे। हाथ में एक धनुष था जो सबूत दे रहा था कि वो एक स्पोर्ट है, पर न जाने क्यों वो लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं लग रही थी। पर देव इतना तो जानता ही थी कि किसी भी किताब को उसका कवर देखकर नहीं समझा जा सकता था। फिर देव ने अपने शरीर को और शांत करते हुए अपने कदमों को पीछे की ओर लेना शुरू कर दिया। वो देखना चाहता था कि ये लड़की आखिर भाग क्यों रही है। देव इतने में अपने आप को संभाल ही रहा था कि इतने में एक तीर तेजी से आकर उस लड़की के हाथ में घुस गया। तीर के घुसते ही लड़की की एक दर्दनाक चीख निकली। ये देखकर देव को बेहद दया और दुख महसूस हो रहा था। एक मुकाबले के लिए खून खराबे की तो कोई ज़रूरत न थी, पर देव इतना तो जानता ही था कि उसका इस बीच कूदना कोई समझदारी नहीं थी।
मुकाबले के नियमों के हिसाब से लास्ट में बचने वाली टीम का कप्तान ही विजेता होगा। पर देव इतने ये सब सोच रहा था, इतने में एक और उड़ता हुआ तीर आकर उस लड़की के हाथ में घुस गया। एक ही हाथ में दो तीर। अब तो देव को दर्द के साथ गुस्सा भी आ रहा था। आखिर कोई एक मुकाबले के लिए इस तरीके से कैसे किसी लड़की को आहत कर सकता था। इतने में हंसी के ठहाके लगाते हुए 3 लंबी और गोरी चिट्टी लड़की आई और हंसते हुए बोली, तुझे क्या लगा हम तुझे ऐसे ही भागने देंगे? जब ताकत नहीं होती तो मुकाबले में आते ही क्यों हो? तुम कोमनर कही कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों को मुकाबले में बुला लिया जाता है। उद्धरण चिन्ह। ये बात सुनकर देव को अफसोस हुआ कि ताकत के आधार पर नहीं, ये लोग किसी को उसकी पहचान के आधार पर जज करते हैं। देव ये सब देख ही रहा था कि उसके कानों में चेतन की आवाज़ आई, कैप्टन मैंने रिया को ढूंढ लिया है, पर जेनी और लिली अभी भी लापता है। देव को ज़्यादा फिक्र रिया और जेनी की ही थी, लिली तो खुद को संभाल सकती थी। इतने में उस घायल हुई लड़की ने कहा, मैं हार मानती हूँ, और अपने हाथ से उस ब्रेसलेट को उतारने लगी। पर इतने में उनमें से एक ने उसके हाथ को पकड़ लिया और आंखों में एक शैतानी लेते हुए बोली, अभी इतनी क्या जल्दी है? अब तुमने हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करी है, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। इतना कहते कहते उसने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। वो लड़की बेचारी कुछ भी करने की हालत में न थी, पर देव का गुस्सा अब बहुत बढ़ चुका था। वो और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अगर देव इनसे हारकर बाहर होने वाला था तो यही सही, पर अपने सामने तो वो ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखने वाला था। देव ने एक एक स्पेल पढ़ा, एसफोस एल्यूमिनियम, और हवा में लगभग 7-8 भाले आ गए और देव बड़ी ही फुर्ती से जाकर उनके सामने जा खड़ा हुआ और आंखों में गुस्से के साथ बोला, तुमने तो इसे मुकाबला छोड़ने का मौका नहीं दिया, पर मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ। देव की इस बात को सुन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगी। देव गुस्से में तो था ही, और मानो इस हंसी ने देव की गुस्से की आग में घी का काम करा, और देव ने हाथ के इशारे के एक भाले को लाकर उनमें से एक लड़की के पैर में गड़ा दिया। जी हाँ, ये वही लड़की थी जिसने उस घायल हुई लड़की को मुकाबला नहीं छोड़ने दिया था। भाले के घुसते ही उस लड़की की चीख पूरे जंगल में गूंजने लगी। शायद अब वो महसूस कर पा रही थी कि दर्द क्या होता है। देव के पहले हमले के साथ ही वो उसके साथियों में से एक ने तलवार हाथ में लिए देव पर हमला करना चाहा, पर देव ने अपनी तलवार के एक वार से उस तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। एक और उनमें से एक लड़की दर्द से करहा रही थी। देव ने अपने भलों से उन तीनों के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। अपनी और देव की ताकत में फर्क वह तीनों समझ गई थी और उन्होंने हार मानना ही ठीक समझा। अब ऑडियंस की नज़र देव पर थी। सब देव की ताकत तो देख चुके थे, अब वो उसका दिल देखना चाहते थे। सबको यही लग रहा था कि देव ने आसान शिकार ढूंढा है, क्योंकि सब जानते थे कि इस मुकाबले में दया की कोई जगह नहीं है। पर जो देव ने करा उसने सबकी आंखें चौंका दिया, किसी को ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। देव बड़े ही प्यार से जाकर उसके पास बैठा और बड़े ही प्यार से उसकी ओर देखते हुए बोला, क्या नाम है तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। इस सवाल पर उस लड़की ने देव को ऐसे देखा मानो देव की भाषा उसे समझ ही नहीं आई। फिर देव ने बड़े ही प्यार से उसके हाथ को पकड़ा और उसमें से तीर को निकाल फेंका। जैसे ही देव ने उस तीर को निकाला, उस लड़की की हल्की सी चीख निकली और घाव में से खून बहने लगा। देव ने फिर उस तीर को फेंक बड़ी ही तेजी दूसरे तीर की तरफ बढ़ने लगा। इतने में वो लड़की पीछे हटती हुई बोली, मैं मुकाबले में से बाहर होने को तैयार हूं, तुम्हें बिल्कुल भी कोई दया देखने की जरूरत नहीं है, मैं कमजोर नहीं हूं। देव ने उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिया और उसकी तरफ बढ़ते हुए दूसरे तीर को पकड़ा और खींच दिया। देव फिर घाव के पास बैठा और फिर उसने एक स्पेल पढ़ा, लियो फेरोहिली। पहले तो वह लड़की थोड़ा डर गई, फिर उसे थोड़ा घाव में आराम महसूस हुआ तो उसने बोला, मेरा नाम टिया है और मैं व्योम से ताल्लुकात रखती हूँ, मैं एक कोमनर हूँ। उद्धरण चिन्ह। देव ने एक मुस्कुराहट के साथ फिर बोला, मैंने तुम्हारा दर्द थोड़ा कम कर दिया है और खून रोक दिया। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी टीम को जल्दी ढूंढ लो, एक स्पोर्ट के लिए अकेले घूमना ठीक नहीं। देव की इस बात को सुन टिया बहुत हैरान हो गई कि आखिर ये लड़का मुकाबले को किस तरह से खेल रहा, अपने एक दुश्मन को ऐसा छोड़ना भला कैसी रणनीति है। पर देव को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके साथ आगे क्या होगा, वो बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि किसी को भी गलत तरीके से शोषण न करा जाए। फिर देव ने एक बार और टिया की तरफ मुस्कुराते देखा। अब की बार टिया के गालों पर एक लाली आ गई। टिया ने अपनी नजरें झुकाई और एक धीमी सी आवाज में बोली, सुखरिया। इतने में टिया देव को सुखरिया से आगे कुछ बोल पाता, देव वहां से जा चुका था। जहां ये सब चल रहा था वहीं दूसरी ओर जेनी के लिए खतरा और बढ़ता जा रहा था। जेनी एक हीलर थी, उसके पास ज्यादातर स्पेल्स हीलिंग के थे, जो कुछ उसके पास अटैक वाले स्पेल भी थे उनका भी कुछ खास असर नहीं होता था। जेनी सब लोगों से काफी दूर टेलीपोर्ट हुई थी। जेनी एक समझदार और काबिल मेज थी, पर यहाँ सबकी सब मेज एक से एक अपनी अपनी एकेडमी के बेहतरीन थे। जेनी ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए पेड़ों की आड़ में चलते लेने का फैसला करा और वह बड़ी शांति से आड़ में छुपती छुपाती चल रही थी। इतने में किसी ने कोई स्पेल पढ़ा। लिली बचने की कोशिश करती एक बिजली का वार आकर सीधा उसके आकर लगा और बिना बचने का मौका पाए ही वो मुकाबले से बाहर हो गई। जैसे ही लिली मुकाबले से बाहर हुई, उसका ब्रेसलेट सीधा देव के हाथ पर आ पहुंचा। देव इतने समझने की कोशिश कर रहा, इतने में उसे किसी चीज़ के बहुत तेजी से चलने की आवाज़ आ रही थी। पर किसकी थी वो आवाज़? हेलो रीडर्स, आशा करता हूं कि आपको ये नॉवेल काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हो और पॉकेट नॉवेल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए ताकि देव के बारे में आप और जान सके। 28 द फाइनल्स पार्ट 02। इस आवाज़ को सुन देव इतना तो समझ गया था कि ये किसी अच्छी घटना के तो संकेत नहीं थे। पता नहीं क्या क्या अभी और बाकी है देखना अभी इस मुकाबले में।
देव ने फिर एक बार अपनी इंद्रियों को पैना करते हुए उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करी, तो उसने पाया आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे बहुत सारी नुकीले चीज़ों से दीवार को खिरोच रहे हो। पर ज़्यादा समय नहीं लगा इस गुत्थी को सुलझने में। जिन नुकीलो चीज़ों की बात कर रहे थे वो और कुछ नहीं बल्कि मकड़ों के पैर थे। वो भी एक नहीं कई 100 मकड़े बहुत तेज रफ्तार से एक और भागे जा रहे थे। देव ने फिर एक अपने दिमाग का बखूबी इस्तेमाल करते हुए हवा में उछलकर स्पेल पढ़ा, एल्टी प्रेस्टैलम। स्पेल के पढ़ते ही देव के पंख आ गए और उसने हवा में तैरना शुरू कर दिया। आज ऑडियंस और सारे की सारे चीफ गेस्ट देव से पहले ही बहुत इम्प्रेस थे, पर देव कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहा था उन्हें बार बार हैरान करने का। देव ने फिर अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए सबको हैरान कर दिया था। ऐसा नहीं था कि देव उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, पर देव भी जानता था कि ये मुकाबला जितना ताकत का है उतन बुद्धि का भी है। मायने यह भी रखता था कि आप कितनी देर तक मुकाबले में बने रह सकते हो। देव को फिर एकदम से लिली का ख्याल कि अब बस वही अकेली है जो उड़ नहीं सकती। देव को उसके बारे में सोचकर डर लगने लगा क्योंकि वो उनकी टीम का एक बहुत जरूरी हिस्सा थी। यही दूसरी तरफ चेतन भी लगभग सामान ही परेशानी में था। उसने ध्यान लगाते हुए फिर पूछा, कप्तान क्या आपको लिली और जेनी मिली? देव ने अपनी आवाज़ को दबाते हुए और थोड़ा दुख जताते हुए कहा, लिली को ढूंढते वक्त ध्यान रहे कि रिया को कुछ न हो, हम अपनी हीला को खो चुके हैं। चेतन अपनी समझदारी का सबूत पहले ही दे चुका था। देव को उस पर भरोसा था कि वो बात को आसानी से समझ लेगा। चेतन ने करा भी ऐसे ही। उसने कोई फालतू का सवाल नहीं पूछा, बस उसने एक ही बात कही, देव मुझे तुम पर भरोसा है, कोई ऐसी गलती मत करना जो हमारी हार का कारण बने। इतने कहकर चेतन की आवाज़ आनी बंद हो गई। अब देव को लिली को ढूंढना था। देव पूरी रफ्तार से हवा में तैरते हुए लिली को ढूंढने लगा। कुछ देर उड़ने पर उसे लिली तो नहीं मिली, पर जफर दिखाई दिया। जी हाँ, जफर, वही राजकुमार जिससे लिली की शादी होने वाली थी। देव उसे देखते ही रुक गया। शायद जफर ने अभी देव की मौजूदगी को महसूस नहीं करा था। देव ने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए खुद को छिपा लिया। देव देखना चाहता था कि आखिर जफर की ताकत की सीमा क्या है। देव का ये फैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अगर आप पानी में उतरने से पहले गहराई नाप लो तो आपके लिए तैरना आसान हो जाता है। देव ने अपने आप को थोड़ा नीचे उतार लिया और जफर को बड़े ही गौर से देखने लगा। जफर के साथ उसकी टीम का एक सदस्य और भी था। जफर ने अपनी तलवार को आंख बंद करके बुलाया और उन मकड़ों का खुद तक पहुंचने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो मकड़े जफर के करीब आए उसने बिना कोई स्पेल पड़े अपनी तलवार को घुमाया। तलवार के एक ही वार से उन कई 100 मकड़ों के टुकड़े होते चले गए। देव भी देखकर हैरान था कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। इतने में अल्दियागो की आवाज़ आई, मास्टर यही है एक मैजिकल स्वॉर्ड की ताकत। ये अपने यूज़र की ज़रूरत के हिसाब से उसके मैजिक का इस्तेमाल करती, जिससे वो मुकाबले के दौरान कम ताकत का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, इस तलवार की असली ताकत का ये सिर्फ 5% ही है। उद्धरण चिन्ह। अल्दियागो की इस बात को सुन देव चौकन्ना हो गया और अपनी तलवार को पीठ से उतार लिया। देव को लगा कि अभी के जफर को ऐसे ही छोड़ देना ठीक है। समय आने पर जब जफर लड़ लड़कर थक चुका होगा। देव के इस प्लान को अच्छा तो नहीं कह सकते, पर हाँ, देव के पास हालातों के हिसाब से यही बेस्ट ऑप्शन था। इतने देव ये सब सोच ही रहा था कि एक घोषणा हुई, अब केवल टॉप 3 टीम्स ही बची हुई है। अब आपको कोई भी मॉन्स्टर आपके रास्ते में नहीं आएगा, आखिरी बचने वाले को ही विजेता घोषित किया जाएगा। सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। उद्धरण चिन्ह। बस 3 टीम मतलब देव की टीम अलावा भी कोई बचा हुआ था। देव इतना सोच ही रहा था, जफर के पीछे से आग के गोले उस पर बरसने लगे। जो व्यक्ति जफर के साथ था उसने एकदम से आगे आकर के एक स्पेल पढ़ा। देव इतनी दूर से उस स्पेल को तो समझ नहीं पाया, पर जैसे ही वो लड़का उस स्पेल को पढ़ते हुए आगे आया, एक पानी का बवंडर जफर और उसके आगे आ गया। उस बवंडर ने मानो उन आग के सभी गोलों को पी ही लिया। देव को उम्मीद थी कि शायद जब जफर इस आग के गोले आहत हो जाएगा या फिर थक जाएगा तब देव बीच में आकर आसानी से उन्हें हरा देगा, पर यहाँ तो हालत ही अलग थे। न सिर्फ जफर बल्कि उसके साथी भी बेहद ताकतवर तजुर्बेदार मेजर फाइटर थे। देव इतने इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था। इतने में जफर ने अपनी रफ्तार का एक नमूना पेश करा। अभी तो शायद उसके दुश्मन ने स्पेल पढ़ना ही शुरू करा होगा। इतने में उसने उनमें से एक को जाकर पैर के पास से आहत कर दिया। असल में वो तीसरी टीम के मेंबर थे, जिनमें से एक दूर से मैजिक इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही जफर ने जाकर उस मेज पर हमला करा, तीसरी टीम का तलवारबाज जफर के साथी के पीछे से निकला और सीधा जफर के साथी मेज की कलाई पर हमला कर उसका ब्रेसलेट तोड़ दिया। जफर तो मानो ये देखते ही आग बबूला हो गया और एकदम से उस तलवारबाज के ऊपर पूरी ताकत से बढ़ा। जिस मेज पर जफर ने पहले हमला करा था उसने तो खुद ही हार मान ली थी, पर शायद अब जफर जिस गुस्से के साथ तीसरी टीम के तलवारबाज की ओर बढ़ रहा था उसे शायद ही भागने का मौका मिलने वाला था। और देव इतने अपनी पलक झपका भी पाता, इतने में जफर उस तलवारबाज के सामने था और जफर ने अपनी तलवार को हटाते हुए उसकी नाक पर एक जोरदार मुक्के का प्रयोग करा। उस एक ही गुस्से में वो जमीन पर गिर गया, पर शायद जफर का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसके जमीन पर गिरते ही वह तलवारबाज बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही उसे मुकाबले से बाहर बुला लिया गया। इतने में एक और घोषणा हुई, मुबारक हो आप सभी बचे हुए पार्टिसिपेंट्स को, अब केवल आप 5 ही बचे हैं, जिसका मतलब है बस 2 टीम्स। आप सबसे अनुरोध है कि एक दूसरे को पूरे सम्मान से ट्रीट करें। इस घोषणा के साथ ही देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
इतने में देव के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई, देव क्या हमें सीधे इस पर हमला कर देना चाहिए या फिर किसी प्लान के साथ हमला करना चाहिए? ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसके टीम मेंबर्स की थी। उस आवाज़ को सुन जैसे ही देव पीछे पलटा उसके पीछे चेतन, लिली और रिया खड़े थे। देव के चेहरे पर एक बहुत ही सुकून से भरी हुई मुस्कान आ गई। उसको दिख रहा था कि चाहे जफर कितना ही ताकतवर सही पर इस वक्त मुकाबला 4 के खिलाफ 1 का होने वाला था। देव अभी नहीं जानता था कि जफर की ताकत की लिमिट कहाँ तक है, पर शायद जफर को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह अकेला था। उसे जैसे ही देव और उसकी टीम की लोकेशन का अंदाजा लगा तो जफर ने बिना सोचे ही उनकी तरफ अपनी तलवार को फेंक दिया। जफर की तलवार पूरी तेजी से उनको तरफ बढ़ रही थी। तलवार ने हवा में ही अपना रूप बदला और वो नीले रंग के एक विषैले सांप की तरह बन गई। सांप के मुंह खोलकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। देव ने लिली को अपनी बाहों में भर लिया और एक तरफ कूदा, वही चेतन ने रिया को उठाया और दूसरी तरफ कूदा। शायद जफर को अंदाजा था कि वो उसके इस वार से बच जाएंगे। उसने अपनी आंख बंद करी और उसकी तलवार वापस से उसके हाथ में आ गई। जफर शायद चाहता ही नहीं था कि देव और उसकी टीम को संभालने का मौका मिले, इसलिए उसने बिना किसी देरी के अपनों तलवार को हाथ में लिए देव पर हमला करा। शायद यही वो गलती थी जो जफर ने करी थी। जफर को लगा कि देव उसकी रफ्तार और ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगा, पर देव ने पलटवार में अपनी तलवार निकली और जफर की तलवार का बहुत ही खूबसूरत सा ब्लॉक करा। जफर को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जफर ने अपने चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कान ली और बोला, शायद तुम उतने भी कमजोर नहीं हो जितना मुझे लगता था। आज मुझे बहुत दिनों में कोई मिला है जिससे मैं अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ सकता हूँ। जहाँ इस और मैदान में तलवारें चिंगारी बिखेर रही थी, वहीं चीफ गेस्ट्स के बीच भी एक अलग ही मुकाबला चल रहा था। मुकाबले को देखते हुए क्विंटेटिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हेडमास्टर विलियम से कहा, सर आपके स्टूडेंट में काबिलियत तो है, जब वो हार जाए तो उससे समझाना कि एक प्रिंस के आगे लड़ पाना ही अपने आप में बड़ी बात है। उद्धरण चिन्ह। इस बात को जिस लहजे में क्विन ने कहा था, कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो देव के साथ साथ उसके हेडमास्टर को भी नीचा दिखाना चाहती थी। पर हेडमास्टर एक तजुर्बेदार और शांत स्वभाव के आदमी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहते हुए एक मुस्कान दिखा दी। पर मार्गरेट जो कि रैप्टिया की रानी थी, उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। देव आखिर इतनी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुंचा था और उसका इस तरह से मजाक बनाना उन्हें ठीक न लगा। उन्होंने बीच में बोलते हुए कहा, हाँ बिल्कुल क्विंटेटिया, पर आप जरूर जफर को थोड़ा समझा देना कि अगली दफ़ा थोड़ा और मेहनत करे, क्योंकि अकेले बचने में और पूरी टीम को साथ लेकर चलने में फ़र्क होता है। मार्गरेट की इस बात पर सभी लोगों ने सहमति जताई और टेटिया जफर के लिए जो सम्मान देखना चाहती थी वो गायब हो गया। बाकी लोग उनकी इन बातों में कम इंटरेस्टेड थे, वो बस यही देखना चाहते थे कि मुकाबले का क्या नतीजा रहने वाला है। अब क्विंटेटिया के पास भी कुछ खास नहीं था कहने को, उन्होंने भी वापस अपना ध्यान मुकाबले में लगा दिया। ऑडियंस की खुशी का तो कोई ठिकाना था ही नहीं। आज बहुत समय बाद कोई कॉमनर इतनी दूर तक पहुंचा था। इस मुकाबले में सबकी सब बस देव को जीतते हुए देखना चाहते थे और उनकी ये चाहत ठीक भी थी। देव ने जिस तरीके से अपने साथ वाले प्रतिद्वंदियों की मदद करी थी, शायद ही कोई करता। देव की हार या जीत से तो इतना फर्क नहीं पड़ता था, पर उसके दिल में एक गुस्सा था कि देव की वजह से एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर जफर को कोई भी परेशानी थी, देव तो देव पर वार करता, पर किसी और के ऊपर इस तरीके से हमला करवाना ठीक न था। देव की और जफर की तलवारें आपस में टकराए जा रही थी। दोनों ही रफ्तार में बहुत तेज चल रहे थे। रिया, लिली या फिर चेतन, तीनों के लिए ही बड़ा मुश्किल था किसी एक पर हमला करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती उनके लिए बेहद ही बड़ी साबित हो सकती थी। पर एक पल ऐसा आया कि देव जफर पर भारी पड़ने लगा। देव की तलवार का एक एक वार जफर को एक एक कदम पीछे हटाने लगा। ये देखकर लोगों ने देव देव जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही लिली को दिखाई दिया कि देव ने जफर और अपने बीच एक सुरक्षित दूरी बना ली है, उसने आगे बढ़ते हुए एक स्पेल पढ़ा, लिटिस फेटिस एक सिर्फ। स्पेल के खत्म होते ही जमीन के नीचे से बड़ी बड़ी झंझरें निकली और जफर को झाँक लिया। चेतन ने भी बिना मौका गवाए अपने स्पेल से आग के गोलों की बरसात कर दी। चारों तरफ ये सब देखकर खुशी की लहर दौड़ गई। देव को भी लगा कि वह जीत गया है, पर क्या यह सच में जीत थी? क्या जफर इतनी आसानी से हारने वाला था? हेलो रीडर्स, आशा करता हूं कि आपको ये नॉवेल काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हो और पॉकेट नॉवेल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए ताकि देव के बारे में आप और जान सके। 29 to 29 द फाइनल्स पार्ट 03। जहां सबको लगा कि देव की टीम जीत चुकी है, वहीं जफर की मां क्विंटेटिया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और हेडमास्टर के चेहरे पर एक चिंता भाव तो सभी राजाओं और मेज का एक ही था। शायद वो कुछ ऐसा देख पा रहे थे जो आम इंसान नहीं देख पा रहे थे। अल्दियागो ने एकदम से देव से कहा, मास्टर सावधान हो जाए, मैं एक जादुई बीस्ट को महसूस कर पा रहा हूँ। देव इससे पहले कुछ और पूछ पाता, धुएं में से एक डरावनी आवाज़ के साथ एक विशाल सा सांप देव और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगा। जी हाँ, ये जफर का समन्ड बीस्ट था। लगभग ये सांप 20 से 25 मीटर लंबा होगा। देव ने पाया कि उसका निशाना और कोई नहीं बल्कि देव ही है। देव भी अपनी तलवार लेकर तैयार खड़ा था। इतने में जफर ने सांप के ऊपर से छलांग लगाई और अपनी तलवार का वार देव पर करा। देव ने अपनी तलवार से उसका फिर बचाव करा, पर वो सांप कहाँ था? देव ने फटाफट से अपनी नजरें घुमाई तो पाया कि सांप चेतन और रिया पर हमला कर रहा था। लिली देव से कुछ दूरी पर देव की मदद करने का मौका ढूंढ रही थी। देव और जफर के बीच फिर से तलवारें टकराना शुरू कर चुकी थी। देव भी नहीं जानता था कि जफर में एकदम से इतनी ताकत कैसे आ गई। देव कुछ सोचने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने पाया कि रिया, जो कि उनकी टीम की हीलर थी, वो जफर को हील कर रही थी।
देव इससे पहले कुछ समझ पाता कि उसने पाया कि चेतन मुकाबले से बाहर हो चुका है। इतने में जफर ने जोरदार वार के साथ कहा, तुझे क्या लगा अगर 4 कुत्ते एक शेर पर हमला करोगे तो मैं हार जाऊंगा? वो देख, मेरा समन बीस्ट किसी को भी अपने वश में कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। जफर की इस बात में देव के सारे प्रश्नों के उत्तर छिपे थे। जफर ने फिर हाथ से इशारा करा तो रिया ने अपना बेंत काट लिया और मुकाबले से बाहर हो गई। यहाँ लिली अभी यही समझने की कोशिश कर रही थी कि चल क्या रहा है। इतने में देव ने अपनी ताकत बढ़ाते हुए एक स्पेल पढ़ा, लियो पेट्रो चील्टियो। स्पेल के साथ देव के हाथ में फायर बॉल आती जा रही थी जिससे वो अपने और जफर के बीच में दूरी बनाना चाहता था जिससे लिली उस पर हमला कर सके। देव अपनी इस कोशिश में उस सांप के बारे में तो भूल ही गया था। एकदम से जफर पीछे कूदा और उस सांप ने देव पर छलांग लगाई। देव बचने के लिए पीछे हटा ही था कि लिली ने बीच में छलांग लगा दी। सांप के विषैले दांत जाकर लिली में घुस गए। लिली कुछ समझ पाती इससे पहले उसका सर चकराने लगा। जफर ने लिली के इस प्रयास को देखकर जोरदार हंसी हंसते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़की, ऐसे आम लोगों के लिए राजा रानी जान नहीं दिया करते। लिली जफर को जवाब तो देना चाहती थी पर कहने को उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने बस एक बार देव की तरफ नम आंखों से देखा और एक भीनी सी मुस्कान दी और आंखें बंद कर गिरने लगी। देव अपनी पूरी रफ्तार से लिली की तरफ भागा और उसे अपनी बाहों में लेकर बैठ गया। जफर का खून खोल गया ये देखकर और उसने एक स्पेल पढ़ते हुए देव पर खंजरों की बरसात कर दी। देव ने लिली को अपनी बाहों से ढक लिया और नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, थोड़ा आराम करो बस। इतना कहकर उसने लिली को एक जगह सुलाया और जफर की तरफ बढ़ने लगा। जफर के आते हुए हमलों को देखकर भी वो उनसे बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, मानो उसे उन हमलों से फर्क ही नहीं पता था। जो खंजर उसके शरीर में घुसते उन्हें वो एक साथ से पकड़कर निकाल फेंकता। उसे कोई फर्क नहीं पता था कि कितना खून निकल रहा था उसके घावों से। इतने में जफर के सामने देव की आंखों के आकर एक अजीब से आवाज़ निकली। इस आवाज़ को सुनते ही देव एकदम शांत हो गया। उसका शरीर एकदम शांत हो गया, कदम थम गए। ऐसा करते ही जफर ने एक जोरदार हंसी हंसते हुए कहा, साला, इसे लगा कि ये मुझे हरा देगा। मटिया के राजकुमार जफर को अब देख, तुझे से ही तेरी लिली को बाहर करवाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जहां एक तरफ जफर देव पर काबू करने में कामयाब हो गया था वहीं पूरी ऑडियंस ने शोर मचाना शुरू कर दिया, फाइट को खत्म करो, देव को बाहर लाओ, फाइट को खत्म करो, देव को बाहर लाओ, फाइट को खत्म करो, देव को बाहर लाओ। उद्धरण चिन्ह। सब लोग देव की फिक्र कर रहे थे क्योंकि जफर बेशक एक प्रिंस था पर उसके निर्दय चरित्र से भली भांति परिचित हो गए थे। सब किंग और क्वीन जो भी वहां मौजूद थे उन्हें भी यही फैसला ठीक लगा। पर जब ही हेडमास्टर खड़े हुए और आवाज़ भारी करते हुए बोले, जब तक कोई पार्टिसिपेंट खुद हार मान ले या हरा दिया जाए जब तक हम उसे बाहर नहीं बुला सकते। फिर हेडमास्टर उड़ते हुए लोगों के बीच आए और मुस्कुराते हुए बोले, और ज़रा आप सोचिए, अगर आप देव को नियमों के खिलाफ बाहर बुलाओगे तो उसे कैसा महसूस होगा। इतना सुनते ही सब लोग शांत हो गए और चुपचाप मुकाबले को देखने लगे। यहाँ देव अभी तक अपने आप को उस स्पेल से छुटने का तरीका सोच रहा था। इतने में जफर लिली के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ राजकुमारी, मेरी ताकत के आगे हार मान ली? अभी तुमने देखा ही क्या है, इसे 10 को भी मैं अकेला संभाल सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जफर ने फिर लिली को बालों से पकड़ा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, तेरी इन अदाओं पर ही तो ये जफर फिदा है। लिली की आंखों में मानो खून उतर आया था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। जफर उसे हरा भी नहीं रहा था और न ही हारने दे रहा था। एक तरफ देव जमा खड़ा था, वो बस यही समझने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह इस स्पेल को तोड़ा जाए। इतने में लिली ने एक स्पेल को पढ़ने की कोशिश करी, मेरो कई। इतने लिली स्पेल खत्म कर पाती जफर ने एक जोरदार चाता लिली के गाल पर जमा दिया। देव का तो ये देखते ही खून खोलने लगा, पर उसके हाथ में था ही क्या, उसने जोर से स्पेल पढ़ा, लीडिक रहमनी। देव की आंखों में इतना गुस्सा था कि अगर उसे मौका मिलता तो जफर का कत्लेआम कर देता। देव को स्पेल पढ़ते देख जफर हंसने लगा और बोला, कुछ असर नहीं होने वाला। पर इस स्पेल को सुनते ही सारे चीफ गेस्ट हक्का बक्का रह गए कि आखिर इस बच्चे को ये प्राचीन स्पेल पता कैसे है। इस स्पेल को तो एक्सपर्ट मेज भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। जहां एक तरफ सब देव को देखकर परेशान थे वहीं एक तरफ लिली की आंखों से आंसू आ गए थे। आज लिली अपने आप को जितना कमजोर महसूस कर रही थी शायद ही कभी उसने ऐसा करा था। आज लिली एकदम लाचार थी, जिंदगी में पहली बार को अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी। जब ही देव ने एक मुस्कान देते हुए लिली से कहा, राजकुमारी जी, आप रो क्यों रही हो? मैं हूं तो सही, ऐसे तो 10 को मैं अभी भी हरा सकता हूं, आप एक बार हंस के कहो तो सही। ये बात सुनते ही जफर तो आग बबूला हो गया। उसने गुस्से से देव की तरफ देखा और बोला, बहुत भरोसा है अपने ऊपर, आज तेरा सारा घमंड तोड़ दूंगा मैं। चल अपनी तलवार उठा के लिली के एक हाथ को काट डाल। इतना कहते ही सब लोग चौंक गए कि आखिर जफर ने क्या हुक्म दे दिया। उद्धरण। देव का शरीर खुद ब खुद काम करने लगा। जफर का वाशीकरण बहुत ही ताकतवर था। देव ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अगर लिली को एक खरोच भी आई न तेरी पूरी सल्तनत कम पड़ जाएगी तुझे मुझसे बचाने में। देव ये बात कह तो रहा था कि इतने में देव के शरीर ने अपनी तलवार उठा ली। अब तो देव लिली के पास पहुंच चुका था। लिली ने फिर एक भीनी सी मुस्कान के साथ कहा, कोई नहीं देव, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देव समझ ही नहीं पा रहा था कि खुद को किस तरह रोके। एल्दिया ने आवाज़ दी, मास्टर मुझे बुलाओ प्लीज़, आज नहीं तो कब बुलाओगे आप मुझे? मैं क्या इतना भी लायक नहीं? मास्टर, अगर आपका इल्यूशन तोड़ने वाले स्पेल ने काम नहीं करा तो क्या अभी मैं भी तो हूँ?
देव कुछ नहीं समझ पा रहा था कि किस तरह से अपने आप को रोके। देव की तलवार हवा में उठी ही थी कि हेलो रीडर्स, आशा करता हूं कि आपको ये नॉवेल काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स में दे सकते और पॉकेट नॉवेल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए ताकि देव के बारे में आप और जान सके। 3230 देव अनलीश्ड। देव कुछ नहीं समझ पा रहा था कि किस तरह से अपने आप को रोके। देव की तलवार हवा में उठी ही थी कि देव ने रोते हुए कहा, प्लीज़ जफ़र, कुछ भी, बस लिली को जाने दो। पर देव अल्दियागो को क्यों नहीं बुला रहा था? जफ़र की तो मनोखुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो बोला, अच्छा रुको, तुम उसके पैर को काटो मत, उसके हाथ को उठाओ और तलवार से मेरा नाम लिख दो। उद्धरण चिन्ह। देव को इस हालत में देख लोगों का गुस्सा जफ़र के लिए बढ़ता जा रहा था। अब तो क्विंटेटिया के चेहरे पर भी नाराज़गी साफ देखी जा सकती थी। वो कुछ कह नहीं सकती थी, पर आज उसके बेटे ने लोगों के सामने उनके किंगडम की बहुत बदनामी करा दी थी। यहाँ मुकाबले में इस तरफ ये सब देख देव की तो जान सूख गई कि आखिर लिली जैसी लड़की ऐसे कैसे जी पाएगी। लिली ने फिर गुस्से में कहा, हाथ तो छोड़, अगर तू मेरे माथे पर भी अपना नाम लिखेगा तो मैं वो गर्दन भी काट दूंगी। पर अब देव की बर्दाश्त से बाहर हो गया था सब कुछ। उसने फिर अपनी बुद्धि के हर एक कोने को सोचने पर लगा दिया। जैसे ही देव का हाथ लिली के हाथ को उठाने वाला था, देव ने अपने पूरे शरीर की ताकत को एकजुट करके उस तलवार को अपने पैर में घुसा लिया। ये देखते ही जफ़र की हंसी छुट गई और वो हंसते हुए आगे आया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, तलवार ज़्यादा बड़ी थी क्या? जाफ़र ने ये कहते हुए उस तलवार को उठाया और 2 टुकड़े में तोड़ दिया। शायद जफ़र को ये अंदाज़ा न था कि वशीकरण को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका दर्द है, जो देव ने कर दिखाया था। जफ़र ने फिर हंसते हुए कहा, लो, अपनी राजकुमारी जी के हाथ पर मेरा नाम लिख दो और याद रहे सबको समझ आए ऐसे लिखना। उद्धरण चिन्ह। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि देव अब वशीकरण से बाहर हो चुका है। देव ने उछालते हुए जफ़र के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दिया। ये सब देखते ही जफ़र का सांप देव की तरफ दौड़ा। देव ने उस तलवार के टुकड़े को उठाया और सांप से बचते हुए उसकी आंख में घुसा दिया। ये करते ही देव भूल गया कि उसे कोई मुकाबला भी जीतना है। वो अपने एक घायल पैर से ही लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हुए लिली के पास पहुंचा और उसके सर को गोद में रखते हुए बोला, बस कुछ पलों की बात और है, फिर हम जीत जाएंगे। देव ने इतना बोला ही था कि जफ़र की तलवार आकर उसके उसी पैर में घुस गई। देव की एक दर्दनाक चीख निकली। इस चीख को सुन लिली भी डर गई। न जाने देव अब तक होश में कैसे था, क्योंकि जितना खून उसका बह चुका था इतने में तो कोई भी आम इंसान अपने होश खो देता। पर न जाने वो कौन सी चीज़ थी जो देव को रोके हुई थी। जफ़र पीछे से भागते हुए आया और उसने आकर देव पीछे से एक लात मारी और उसके बाल पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, बहुत खुश हो रहा है न? तुझे क्या लगा इतनी आसानी से हरा देगा मुझे? इतना कहते ही उसने देव के बाल पकड़े और उससे पेड़ पर दे मारा। अब देव की आंखें भी बंद होने लगी थी जब ही उसने देखा कि जफ़र उसकी तरफ हाथ में अपनी तलवार को लिए बढ़े जा रहा है। अब देव को लगा कि आखिरी रास्ता अल्दियागो को बुलाने का है, पर अगर अल्दियागो को भी वशीकरण के अंदर कर लिया तो भगवान जाने की वो क्या तबाही मचाएगा। देव ने बंद होती नज़रों से देखा जफ़र के पीछे से लिली अपने लड़खड़ाते हुए कदमों को लेकर खड़ी हुई और हाथ में उस टूटी तलवार के टुकड़े को लिए जफ़र पर झपटी। पर जफ़र उससे बहुत तेज और ताकतवर था। उसने बड़ी ही तेजी से उस तलवार को छीना और लिली को जोरदार तमाचा दे मारा। अब की बार जफ़र ने अपने तमाचे में कोई भी ताकत की कमी नहीं छोड़ी थी। एक तमाचे में ही लिली के मुंह से खून आ गया। लिली अपने होश खो बैठी। देव भी ये देखकर टूट गया और बेहोश होते हुए आंखों में आंसू लाते हुए बोला, मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि मैं इस दुनिया में आऊं, पर अगर मुझे यहाँ आना ही था तो कमज़ोर क्यों बनाया? ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो दोस्तों के काम ना आ सके। देव की आंख बंद हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा था। तभी देव ने एक आवाज़ सुनी, तुझे ताकत चाहिए तो बुला ना मुझे, मेरा नाम ले, बुला मुझे, बुला ना। ये आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। देव को अंधेरे में एक काली सी परछाई दिख रही थी जो बार बार बस यही कहे जा रही थी, बुला मुझे देव, बुला ले, अगर बदला चाहता है तो। एकदम से देव के दिमाग में वो नाम आया जो उसे कहना था। देव ने चिल्लाते हुए कहा, गॉड्स बेन, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इतना कहते के साथ ही देव के हाथ में वो तलवार धीरे धीरे बनने लगी। देव ने आज सब लोगों को बड़ा हैरान करा था। अब देखना था कि आगे देव क्या क्या कर सकता था। जो लोग अभी तक देव की खैरात को लेकर मुकाबला खत्म करवाना चाहते थे, वह सभी अब एकाग्र होकर बैठ गए। किसी को कोई भी अब मुकाबले का अंत नहीं देखना था, सबको देव को जीतते हुए देखना था। सब लोग ही आवाज़ में चिल्लाने लगे, देव 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 देव। यहाँ तक कि अब तो बाकी के किंग्स भी देव की ही जीत की प्रार्थना कर रहे थे। सब भूल गए थे कि देव किसी दूसरे राज्य के स्कूल को दर्शा रहा था। जफ़र की उन हरकतों और जुल्मों को देखकर कोई भी नहीं चाहता था कि जफ़र जीते। वही मुकाबले में जफ़र भी साफ देख पा रहा था कि देव के हाथ में बनती हुई तलवार कोई आम तलवार तो नहीं है। उसने सोचा कि देव के पास इस तलवार के आने से पहले ही क्यों न उसका सफाया कर दिया जाए। बस ये ख्याल आते ही जफ़र देव की तरफ अपनी पूरी ताकत से कूदा। जफ़र जैसे ही देव के करीबा पहुंचने वाला था, देव की तलवार उसके हाथ में पूरी तरह से आ गई थी। देव ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से थामा और जफ़र पर जोरदार वार करा था। पर जफ़र भी एक बेहद ही ताकतवर विरोधी था। उसने भी अपनी तलवार से देव का बहुत ही खूबसूरत ब्लॉक करा। यहाँ दूसरी तरफ जीतने भी चीफ गेस्ट थे। वो यही सोच रहे थे कि ये कौन सी ताकत है। वह सभी के सभी देव की तलवार की ताकत को यहाँ तक महसूस कर पा रहे थे।
उन्होंने बड़ी ही हैरानी से हेडमास्टर की तरफ देखा और फिर किंग रोबिन ने हैरानी से पूछा, सर अगर आपके स्टूडेंट के पास ऐसी ताकत थी तो उसे इसका इस्तेमाल पहले ही करना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। अब हेडमास्टर को इसका जवाब देने में बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। बेचारे किस मुंह से कह दे कि उन्हें भी आज ही पता लगा है कि देव के पास कोई मैजिकल स्वॉर्ड भी है, पर उन्होंने थोड़ा लड़खड़ाते हुए कहा, माय लॉर्ड सच कहूँ तो मैं भी नहीं जानता ये बच्चा अपने अंदर कौन कौन से राज दबाए बैठा है। ये एक फ्लिंट स्वॉर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहा था क्योंकि कोई भी मैजिकल स्वॉर्ड इसे सूट नहीं कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुन सबकी सब मनो हैरान रह गए। यहाँ इस और मुकाबले में देव ने भी जफर को कहीं का नहीं छोड़ा था। देव के एक के बाद एक वार जफर पर इस तरीके से किए जा रहे थे कि जफर को उनसे बचने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। फिर जफर ने अपने सांप को इशारा करते हुए देव पर हमला करने को कहा। जैसे ही वो सांप देव पर हमला करने वाला था, देव ने उससे बचते हुए जाकर उसकी गर्दन को धर दबोचा और उसी हाथ को दबाते दबाते देव ने उस सांप का खेल वही खत्म कर दिया। जैसे ही देव ने अपनी उसकी गर्दन को जोर से दबाया, सांप के मुंह से खून का फुवारा निकला। चारों तरफ बस खून ही खून था। जब खून की कुछ छींटें देव के मुंह पर लगी तो सब लोगों ने एक बात नोटिस करी कि देव की आंखें पहले से बहुत बदल चुकी थी। एकदम काली काली आंखें, न आंखों में पुतली नजर आ रही थी न और कोई हिस्सा, एकदम काली काली आंख। जफर ने भी जब ये देखा तो उसे समझ आ गया था कि देव उसकी पहुंच से बहुत बाहर है। जफर ने डरती हुई आवाज में कहा, देव भाई भाई मुझे माफ कर दो, मैं हार मानता हूं भाई, आगे से कभी तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगा। बस कुछ पलों में वो रोने ही वाला था। उसने फिर चुपचाप से अपना बेंत तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम बोलोगे सब मिलेगा तुम्हें, बस नाम बताओ उस चीज का। जफर बस किसी भी तरह से इस मुकाबले से बाहर होना चाहता था। उसे साफ नजर आ रहा था कि देव ने जो हाल इस सांप का करा है वो हाल जफर का भी जाएगा कुछ ही पलों में। पर देव मानो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। अब देव ने तेजी से जाकर जफर का हाथ पकड़ लिया और बोला, क्या दे सकता है तू मुझे? है क्या तेरे पास बस एक किंगडम? जिस दिन चाहूँ उस दिन अपने मालिक को उपहार में दे सकता हूँ, तेरी पूरी राज्य की सेना भी मिलकर मेरा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। जी हाँ, देव ने अभी मास्टर कहा था। मतलब ये जो लड़ रहा था ये देव तो नहीं था। फिर था शरीर तो देव का ही था, पर इस ये कौन था, या फिर मैं कहूँ कि क्या था, अभी तो ये मैं भी नहीं जानता। हाँ, पर आप जान सकते हैं नेक्स्ट एपिसोड को पढ़कर तो जरूर पेगा अगला एपिसोड। हेलो रीडर्स, आशा करता हूँ कि आपको ये नॉवेल काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हो और पॉकेट नॉवेल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए ताकि देव के बारे में आप और जान सके। जॉइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 31 as he possessed he। अब धीरे धीरे देव के बालों में सफ़ेदी आने लगी थी। सब ये देखकर बड़े ही हैरान थे। देव की आवाज़ का बदलना, बालों का धीरे धीरे सफ़ेद होना, इन सब चीज़ों ने सभी लोगों को हैरत में डाल दिया था। देव ने जफर की कलाई को कुछ इस कदर पकड़ रखा था कि जफर अपने बंधे हुए बैंड को चाहकर भी नहीं काट पाता। उसके बाद देव ने जफर के मुंह पर भूसों की बौछार कर दी, एक के बाद एक जोरदार मुक्का। जफर का मुंह लहूलुहान हो चुका था, पर जफर भी एक बेहद ताकतवर प्रतिद्वंदी था। उसने जितने देव के वार सहे थे शायद ही कोई सह पाता। देव ने फिर अपनी बदली हुई आवाज में कहा, क्यों बे, अब हंस क्यों नहीं रहा? तू क्या सोचता है, तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है, अब लड़ना? पर जफर के मुंह से तो एक ही बात निकल रही थी, मुझे जाने दो जाने दो। पर देव के सर पर तो भूत सवार था। वो तो भूल ही चुका था कि ये कोई मुकाबला है। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं था कि जफर का क्या हाल हो, बस वो जीतना चाहता था। इतने में जफर होश खोकर जमीन पर गिर गया। जफर की टीम का कोई भी सदस्य नहीं बचा था, इसलिए एक जोरदार घोषणा हुई, हमें हमारे विजेता मिल चुके हैं, जो कि है देव और उसकी टीम एकेडमी ऑफ सोर्सरी से। इस बात को सुनते ही जोरदार तालियां गूंजने लगी। देव की जीत की खुशी तो मानो पूरा स्टेडियम मन रहा था। पर वही देव को तो कुछ फर्क ही नहीं पता था कि कौन जीता कौन हारा। वो तो जफर पर मुक्कों की बरसात किए जा रहा था। इतने में वहां उड़ता हुआ एक रेफरी आया और जोरदार कड़क आवाज में बोला, मिस्टर देव आप जीत चुके हैं, प्लीज अपने हाथों को पीछे करें और दूर हट जाए, मुकाबला खत्म हो चुका है। देव ने गुस्से भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और बोला, कोई भी इसके और मेरे बीच नहीं आएगा, वरना अपनी हालत का जिम्मेदार वह खुद होगा। देव के इस रूप को देखकर सब लोग कुछ पलों के लिए शांत हो गए। देव ने अपनी तलवार उठाई और जफर के पैर में गाद दिया और एक भयानक सी हंसी हंसते हुए बोला, क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? अब हंस न हंस। देव के इस बर्ताव को देखकर दो गार्ड एकदम से टेलीपोर्ट होकर आकर अरीना में आए। दोनों में से एक ने आकर देव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बच्चे शांति से पीछे हट जाओ, हम जानते हैं तुम गुस्सा हो इसलिए ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे। देव ने गुस्से भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा और बोला, ताकत दिखा ना बे, ताकत को अपनी। देव में इतना कहकर जफर के बाल पकड़े और जोरों से मंत्र पड़ा। एल्टी प्रेस्टेलम स्पेल को पढ़ते ही देव के पंख निकल आए। देव में जफर लब बालों से पकड़ा और किसी खिलौने की तरह हवा में उठा लिया। इस हरकत को देखकर जज बनी बेटी टैटिया पागल हो गई, चिल्लाते हुए अपने बगल में खड़े गार्ड से बोली, जोरावर खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, राजकुमार को बचाओ और अगर इस कोशिश में किसी की जान भी चली जाए तो हमें कोई परवाह नहीं।
उद्धरण चिन्ह। जोरावर टेटिया भरोसेमंद और वफादार गार्ड था। ये हमेशा अपनी रानी के साथ रहता था। जोरावर ने अपनी रानी का हुक्म पाते ही स्पेल पढ़ते हुए छलांग लगाए। जोरावर को जाता देख हेडमास्टर ने भी कुछ पलों में अपने दिमाग से एक संदेश प्रोफेसर वेल्डोरा को भेजा। सर, देव न जाने कैसे और किस शक्ति के वश में आकर अपना आप खो बता है। रानी टेटिया ने मौके का फायदा उठाते हुए देव को खत्म करने के लिए जोरावर को भेज दिया है। आपसे विनती है कि आप जाकर देव की जान की रक्षा करें। इतनी बात कहने के बाद हेडमास्टर थोड़ा सा रुके और फिर बोले, हाँ, पर आपको सीधा बीच में नहीं आना है। पहले जोरावर को भी हमारे देव की ताकत का एक नमूना देखने देना। मुझे देव पर इतना भरोसा तो है कि वो एकदम से तो नहीं हारेगा। इस बात को सुन प्रोफेसर वेल्डोरा थोड़े से विचलित हुए, क्योंकि देव कितना ही ताकतवर सही पर था तो एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ही। वो भला एक तजुर्बेदार और उच्च कोटि के मेज का सामना कैसे कर सकता था। पर वेल्डोरा के पास अपने हेडमास्टर के हुक्मों को मानने के अलावा कोई और चारा न था। इसलिए उन्होंने भी एक स्पेल पढ़ा और अपनी जगह से गायब होकर मुकाबले के मैदान में पहुंच गए। यहाँ इस ओर मैदान में जब देव ने जफर को बालों से पकड़कर हवा में उठा लिया तो जफर की निकलती चीखों को सुन वो दोनों गार्ड भी डर गए। उन्हें लगा कि कहीं अगर उन्होंने फैसला करने में और देर करी तो कहीं जफर अपनी जान न गंवा बैठे। उनमें से एक गार्ड ने भागते हुए अपनी मैजिकल स्वॉर्ड को बुलाया और चिल्लाते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बच्चे, पर मेरा काम है जो मुझे करना पड़ेगा। इतना कहते हुए वो गार्ड अपनी तलवार को ले देव पर कूदा, पर देव ने इस वार से बचना भी जरूरी नहीं समझा और बस हवा में ही उस गार्ड की तलवार को एक हाथ से पकड़ लिया। देव ने एक हाथ में जफर को लटका रखा था और एक हाथ से उस गार्ड की तलवार को पकड़ रखा था। देव की गोज़बेन को हवा में इस तरीके से तैरता देख सब लोग हैरान थे। वो तलवार हवा में ही इस तरीके से लहरा रही थी मानो उसमें खुद की ही जान हो। वो देव और उस गार्ड के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। इतने में कहीं से 8-10 लंबे लंबे चाकू उछलते हुए देव की तरफ आए, पर देव के तो दोनों हाथों में दुश्मन थे। अब क्या 32 ट्रू अलाइज। देव के एक हाथ में जफर के बाल थे और एक तरफ उसने गार्ड की तलवार को हाथ से रोक रखा था। देव ने जैसे ही उन खंजरों को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने आंखों के इशारे से अपनी उड़ती हुई तलवार को देखा और वह तलवार उड़ते हुए देव के सामने आ गई। उसके बाद जो लोगों ने देखा उस पर लोगों का विश्वास कर पाना बेहद ही मुश्किल था। तलवार अपने आप देव के सामने आकर उन खंजरों से बचाव कर रही थी। ये कैसे तलवार थी? लोगों ने आज तक बहुत सी मैजिकल स्वॉर्ड देखी थी, पर एक स्वॉर्ड जो अपने आप अपने मालिक रक्षा कर सके ये अपने आप में ही अजूबा था। इतने में एक भारी सी आवाज में जोरावर बोला, बहुत खूब बच्चे, लगता है आज हमारे युवराज को सच में कोई काबिल प्रतिद्वंदी मिल गया। मैं भी तुझसे अकेले में लड़ना चाहता हूँ। इतना बोलकर उसने उन दोनों गार्ड की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोला, दफा हो जाओ यहाँ से, वैसे भी तुम किसी काम के नहीं हो। जहाँ इस ओर मुकाबला एक जंग में बदल गया था, लोग यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। देव अभी अभी ये मुकाबला जीता तो उस पर यह जोर क्यों आजमाया जा रहा है? अगर देव गुस्से में काबू खो भी चुका है तो उसे काबू में लाना चाहिए। यही लोग उस पर ऐसा जानलेवा हमला करके क्या दिखाना चाहते हैं? इस बात को सब लोग देख और समझ पा रहे थे। कहीं न कहीं सब ये जानते थे कि देव एक कॉमनर है, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए ये सब लोगों की एक चाल है। सब की सब रॉयल और नोबल फैमिली वाले कहीं न कहीं डरे हुए हैं, कहीं देव अपनी ताकत के इस्तेमाल से उन लोगों की जगह न छीन ले। इसी वजह से कोई बीच में कुछ नहीं बोल रहा। इतने में चेतन उड़ता हुआ राज के पास आया। राज जादुई मंत्रालय का एक सदस्य था। मंत्रालय सब इस वकुलों व राज्यों में नजर रखता था कि जादू से किसी पर कोई अत्याचार तो नहीं करा जा रहा, इसलिए मंत्रालय की बात सभी राज्यों में बराबर मानी जाती थी। चेतन के एक हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। उसे उड़ता हुआ राज के पास आते देख दो गार्ड उड़ते हुए चेतन के सामने जा खड़े हुए और बोले, कौन है बे तू? कहाँ बड़ा चला जा रहा है? उद्धरण चिन्ह। इतने में राज ने चेतन को पहचान लिया और पीछे से बोला, आने दो इन्हें। इतना सुनते ही दोनों गार्ड साइड हट गए। चेतन के घाव अभी ठीक नहीं हुए थे, उसके हाथों में पट्टी थी, उसे उड़ने में भी परेशानी हो रही थी। उसने राज के पास जाकर सर झुकाया और बोला, सर मैं देव का दोस्त हूँ, मेरा नाम चेतन है, मैं ये और नहीं देख सकता देव जीत चुका है फिर भी उस पर ऐसे हमला क्यों करे जा रहे हैं? मैं अरीना में जाना चाहता हूँ, अगर मैं देव को समझाऊंगा तो वो ज़रूर सुनेगा, प्लीज़ मुझे भेज दीजिए। उद्धरण चिन्ह। चेतन की इस बात को सुन राज ने गंभीर होते हुए कहा, तुम्हारी चिंता जायज है, पर अगर तुम अरीना में अभी गए तो शायद बच के जिंदा न लौटो। आओ इधर बैठो, मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा और तुम देव के दोस्त हो भी, इसलिए मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो इस वक्त बेहद ही कम लोग जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतनी बात सुनकर चेतन भी हैरान रह गया। उसने पहले कुछ पलों के लिए सोचा, फिर अपने पंखों को वापस अपने शरीर में छिपाकर राज के बगल में बैठ गया। फिर उसकी और राज ने देखते हुए कहा, आज से बहुत साल पहले जब इंसानों के साथ डीमंस और गॉड दोनों रहा करते थे, उस समय इंसानियत को चुनने का मौका मिला था कि वो गॉड और डीमंस के बीच होने वाली जंग में किसका साथ देंगे।
उस समय जिन लोगों ने गॉड का साथ दिया उन्हें तो नायब शक्तियाँ और हथियार मिले, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस लड़ाई में डीमंस का साथ दिया, बदले में जिन्हें डीमंस ने ताकत तो थी पर उन इंसानों के बालों का रंग लड़ते समय सफ़ेद हो जाता था। उद्धरण चिन्ह। राज ने इतना कहा ही था कि चेतन घबरा कर बोल पड़ा, तो क्या देव एक डीमन की पूजा करता है? क्या डीमन सच में है? इस बात को सुन राज ने हंसते हुए कहा, शायद हाँ, पर आजकल कोई इस कहानी पर भरोसा नहीं करता। कोई नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है, इसलिए हम शांति से देख रहे हैं कि देव पर जो ये सब हो रहा है वो असल में है क्या। और हाँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर देव की जान पर कोई बात आएगी तो मैं खुद उसे बचाने जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। चेतन भी राज की उस बात को सुन निश्चिंत हो गया था। वो इतना तो जानता था कि जो ये बात कह रहा है वो और कोई नहीं बल्कि खुद जादुई मंत्रालय से है, तो कोई उसकी बात को नहीं टालेगा। पर यह मुकाबले में तो कुछ और ही हाल था। जैसे ही जोरावर ने अपनी बात खत्म करी वो दोनों गाढ़ हट गए। देव ने भी जफर को एक और फेंक दिया और अपनी तलवार को हाथ में ले लिया। अब शुरू होने वाले था असली मुकाबला। देव बड़ी ही तेजी से जोरावर की तरफ बढ़ा और जोरावर ने भी देव को आता देखा था अपने हाथ में 2 तलवारों को बुला लिया। हेलो रीडर्स, आशा करता हूं कि आपको ये नॉवेल काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स में दे सकते और पॉकेट नॉवेल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए ताकि देव के बारे में आप और जान सके। 33 देव vs जोरावर। देव की आंखों को देखकर जोरावर भी एक बात को डर गया, उसने भी कभी किसी का ऐसा भयानक रूप नहीं देखा था। देव बाहर से दिखने में तो कुछ खास नहीं बदला था, पर देव की आंखों में जो हैवानियत नजर आ रही थी वो बेहद ही डरावनी थी, मानो देव के अंदर एक अलग ही शैतान छिपा हुआ था। जोरावर ने भी देव को अपनी ओर बढ़ता देखा तो अपने हाथों में 2 तलवारों का आवाहन करते हुए बुला लिया। उसके हाथ में जैसे ही 2 तलवारें आ गई तो सभी दर्शक शांत हो गए। सबके चेहरे पर एक एक हैरानियत आ गई। एकदम से राज ने धीमी सी आवाज में कहा, डुअल वील्डिंग। चेतन ने आश्चर्य से पूछा, सर क्या सच में एक डुअल वील्ड करने वाला तलवारबाज है? उद्धरण चिन्ह। राज ने हाँ में सर हिलाया तो चेतन के चेहरे पर चिंता और बढ़ गई। असल में डुअल वील्डिंग का मतलब था कि एक इंसान जब एक ही समय पर जब 2 तलवारों का एक साथ इस्तेमाल कर पाए, ऐसा करना अपने आप में ही बहुत बड़ी कला था। एक डुअल वील्डर को हराने के लिए कम से कम उसी लेवल के 2 तलवारबाज चाहिए होते थे, पर देव तो अकेला था और न जाने कितना फर्क था उन दोनों के लेवल में। जोरावर को भी अपने आप पर बहुत गुरूर था। उसने अपने हाथ में मौजूद तलवारों को घुमाते हुए कहा, ए बच्चे, तुझे नजर नहीं आ रहा क्या कि तेरे सामने कौन खड़ा है? अगर अभी भी तू हार मान लेगा तो शायद मैं तुझे बख्श दूं। पर देव बातों से ज्यादा हाथों में यकीन रखता था। देव ने भी बिना कुछ कहे जोरावर पर सीधा वार करा। देव के वार ने जोरावर को कुछ हद तक हिला के फेंक दिया। एक छोटी से उम्र का बच्चा और हाथों में इतनी ताकत। जोरावर समझ गया कि देव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसने भी अपनी दोनों तलवारों को संभाला और देव की ओर टूट पड़ा। एक तरफ देव था और एक तरफ जोरावर, दोनों ही पूरी जान लगाकर लड़ रहे थे। पर लोगों ने जिस मुकाबले की उम्मीद कर रखी थी ऐसा कुछ न था। देव को जोरावर की 2 तलवारों का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बल्कि देव तो बखूबी उसके हर वार को पीछे धकेल रहा था। देव जिस फुर्ती से हमाल कर रहा था, यहाँ पर जोरावर की डुअल वील्ड भी बेकार होती नजर आ रही थी। जोरावर भी अब नहीं समझ पा रहा था कि एक बच्चे में इतनी ताकत कैसे हो सकती कि वो जोरावर के खास हमलों से भी इस कदर बच रहा है। जोरावर को इतना तो एहसास हो गया था कि काम सिर्फ तलवारबाजी से नहीं चलने वाला। जोरावर को अपने हर एक हथियार का इस्तेमाल बड़ी ही चतुराई से करना पड़ेगा। जोरावर ने फिर जोर से एक स्पेल पढ़ा। स्पेल को पढ़ते ही जोरावर ने एक 2 मुंह वाले कुत्ते को बुला लिया। ये सब देखकर देव के चेहरे पर हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, क्या हुआ? अकेला पड़ गया जो अपने साथ मरने के लिए? इस भी बुला लिया। कुत्ते के पास एक और कुत्ता। देव ने इतनी बात बोली हंसने लगा। देव की इस बात को सुन जोरावर को भी गुस्सा आ गया और वो देव पर टूट पड़ा। देव भी मानो चाहता कि जोरावर उस पर पूरी ताकत से हमले करा, इसलिए वो जोरावर को बार बार उकसा रहा था और कहीं न कहीं उसका ये पैतरा काम भी आया। जोरावर ने अपने बुलाए हुए बीस्ट को आदेश भी नहीं दिया कि किस तरीके से वार करना है और देव पर सीधा टूट पड़ा। देव ने अब की बार अपने वार में कुछ खास भी जोड़ रखा था। इस बार जैसे ही दोनों की तलवारें टकराई तो जोरावर की तलवार कमजोर पड़ गई और देव की गोज़बेन सीधा जाकर जोरावर के हाथ में समा गई। जोरावर दर्दनाक चीख में चिल्लाया और जमीन पर करहाते हुए गिर गया। इस ओर जो देव के बाल आधे सफ़ेद हुए थे वो पूरे सफ़ेद हो गए। ये देखकर अब सब लोगों को यकीन हो गया कि देव पर किसी डीमन का साया है, वरना एक बच्चा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। प्रोफेसर वेल्डोरा ने देखे कि किंग्स आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, इसलिए वह एकदम से देव के सामने आए। बोले, देव बहुत हुआ ये तमाशा, अभी मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम ये सब बंद करो या अरीना को छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह।
देव ने मानो इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया और अपनी तलवार जो कि जोरावर के हाथों में घुसी हुई थी उसे बहुत ही बेदर्दी से बाहर निकाला और उस पर लगे हुए खून के दागों को साफ करने के लिए इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। अब प्रोफेसर वेल्डोरा को लगा कि देव को रोकने के लिए उन्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि किस तरीके से देव को रोका जाए कि उन्होंने देखा कि देव तो उन्हें कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। और एक तरफ जहां प्रोफेसर वेल्डोरा देव को नहीं ढूंढ पा रहे थे, वहां अरीना में मौजूद किंग्स के बीच एक अलग ही बहस छिड़ गई थी। एक तरफ से किंग रोबिन ने कहा, ये बालों का सफ़ेद होना निशानी है कि देव पर किसी डीमन का कब्जा है, पर उनकी इस बात को हेडमास्टर ने काटा और जवाब दिया, नहीं नहीं मिस्टर रोबिन, मैंने इस बच्चे को खुद ट्रेन करा है, अगर ऐसा होता तो मुझे ज़रूर पता होता। एकदम से एक तीसरी आवाज़ आई। हेलो रीडर्स, आशा करता हूं कि आपको ये नॉवेल काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हो और पॉकेट नॉवेल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए ताकि देव के बारे में आप और जान सके। 34 किंग रोबिन और हेडमास्टर वाटसन के बीच वार्तालाप चल ही रहा था कि उनके बीच एक तीसरी आवाज़ आई। आपको तो ये भी नहीं पता था कि ये लड़का एक मैजिक स्वॉर्ड वील्ड करता है। ये तीसरी आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि जफ़र की मां क्विंटेटिया की थी। टेटिया अभी तक परेशान थी कि जफ़र को सातों किंगडम के वासियों के सामने ऐसे झुकना पड़ा। इस बात से जफ़र के किंग बनने पर बहुत फर्क पड़ने वाला था, इसलिए क्विंटेटिया कोई ना कोई बहाने से देव को गलत साबित कर खत्म कर देना चाहती थी। इस बात को हेडमास्टर तो बहुत पहले ही समझ चुके थे। हेडमास्टर एकदम से खड़े हुए और बोले, मैंने अपने एक बेहद ही वफादार और भरोसेमंद साथी को भेज चुका और ज़रूरत पड़ने पर खुद भी देव को रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, पर आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। इतने में इंच के राजा किंग एरो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी अपने हर एक सैनिक की जान न्यौछावर कर देंगे, पर बिना सोचे समझे फैसला नहीं लेंगे। उद्धरण चिन्ह। किंग एरो एक बेहद ही माने जाने वाले किंग थे। उन्होंने बहुत सी जंग देखी थी, एक बेहद ही ताकतवर और अड़ियल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी इस बात पर तो सबकी सब राजाओं ने सहमति दिखाई। फिर एकदम से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई। अरे अरे, आप सब शांत हो जाइए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर ये बच्चा बेकाबू होता भी है तो सैम अकेला ही इसके खिलाफ लड़ने की ताकत रखता है। ये हंसी और किसी की नहीं बल्कि किंग ऑफ वेम्पायर रेबिस की थी। उन्होंने ये कहते हुए अपने बगल में ही खड़े सैम की तरफ देखते हुए गर्व से कहा, पर सैम देव को लड़ते हुए एक बार देख चुका था। वो किस मुंह से कहता कि देव की ताकत के आगे उसे अपनी ताकत पर भी शक होता है। पर सैम ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक मुस्कुराहट दे दी। इस बात को किंग एरो ने अपनी बेइज्जती समझते हुए कहा, आपके बेटे पर हमें पूरा भरोसा है, पर इसके इन कमज़ोर हाथों के देखकर लगता नहीं है कि ये इस बच्चे का सामना कर पाएगा। बस एरो ने इतना कहा ही था कि रेबिस की हंसी हवा हो गई। इतने में उनकी नज़र अरीना की तरफ गई जहां अब देव का नामो निशान न था। प्रोफेसर वेल्डोरा भी देव को ही तलाश रहे थे। वह एक तजुर्बेदार आदमी थे और ऐसा उनके साथ पहली बार ही था कि दुश्मन उनकी नज़रों के आगे से गायब हुआ हो। एकदम से देव आवाज़ उन्हें सुनाई दी, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, पर एक बात समझ लीजिए, ये गलती जो इस लड़के ने करी दोबारा कोई ना करे। मैं अपने ऊपर किसी भी जुर्म को बर्दाश्त कर सकता हूं, पर मेरे अपनों पार आने वाले किसी वार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात को कहते समय जो देव के चेहरे पर गुस्सा था उसे साफ महसूस करा जा सकता था। प्रोफेसर वेल्डोरा को भी देव के ये शब्द अपनी बेइज्जती की तरह महसूस हुए। वो जिस तरह के मेज थे, उन्हें इस तरह के शब्द एक बच्चे से सुनना बहुत बुरा लगा। जैसे ही उन्होंने आवाज़ की तरफ नज़रें घुमाई तो देव आसमान में उड़ रहा था, अपनी तलवार को हवा में उठाए। वेल्डोरा ने सोचा कि अगर वो देव को बेहोश कर देंगे तो उनकी छवि जो एक ताकतवर मेज की थी वो बरकरार रहेगी। उन्होंने एक स्पेल पढ़ा, लयूकोसाइड मेडफिक। स्पेल की आवाज़ सुनते ही देव की नज़र नीचे प्रोफेसर की तरफ गई, पर प्रोफेसर एक तजुर्बेदार मेज थे। स्पेल पढ़ते ही लगभग 100 तीर देव की तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़े। देव ने भी अपनी तलवार से एक एक तीर को काट दिया और जोर से एक स्पेल पढ़ा, पिलम एक्वा नेट ब्लास्ट इन्फोसिस। देव के मुंह से ये शब्द सुनते ही प्रोफेसर वेल्डोरा के साथ साथ हेडमास्टर और सभी के सभी किंग्स हैरान रह गए। असल में ये जो स्पेल देव ने अभी पढ़ा, ये स्पेल वेल्डोरा फैमिली का एक विख्यात स्पेल था। इस स्पेल का फैमिली के बाहर किसी मेज का इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन था। सब लोग तीखी नज़र से हो रहे मुकाबले को देखने लगे। सब की सब अपनी सांस रोके देखना चाहते थे कि क्या सच में देव इस स्पेल का इस्तेमाल कर पा रहा है। देव ने स्पेल को पढ़ते ही नीचे जाकर लिली के बगल में जाकर दोनों हाथों से इशारा करा। सब लोग एकटक देव को ही देख रहे थे। सबकी नज़रें देव को एकटक देख रही थी, पर कुछ न होता देख सबने एक लंबी सांस ली। देव ने अब तक लोगों को इतना चौंका दिया कि लोग कहीं न कहीं ये मानने को मजबूर हो गए थे कि शायद देव सच में ये भी कर सकता है। जब कुछ पलों तक कुछ नहीं हुआ तो वेल्डोरा भी थोड़े शांत हो गए। सब लोगों ने लंबी सांस ली। एकदम से जैसे ही देव ने देखा कि वेल्डोरा मान चुके हैं कि देव के स्पेल का कोई असर नहीं हुआ, देव ने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया और दोनों हाथों से इशारा करते हुए वेल्डोरा की तरफ देखा।
एकदम से जमीन में से पानी की दो लहरें आकर वेल्डोरा से टकराए। इस मूव को देख सब लोगों के मुंह से पानी सूख ही गया। पहली वजह यह थी कि देव ने जो स्पेल इस्तेमाल करा था, ये एक हाई लेवल मेज के लिए भी इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि इस स्पेल में मैजिकल पावर बहुत ज़्यादा लगती है। दूसरी वजह थी कि ये एक फैमिली का आइकन स्पेल था, यानी इस स्पेल को बस उस फैमिली से जुड़े हुए लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल्डोरा ये देखकर एकदम हैरान रह गए। उन्होंने बड़ी ही तेजी से एक शील्ड में खुद को ढक लिया, पर देव को यकीन था कि जफर और जोरावर को उसने इस मूव से तबाह कर दिया है। बाहर बैठे सब लोगों को भी यही लग रहा था कि देव ने जफर को इस दुनिया से मिटा दिया है। ये देखते ही क्विंटेटिया के गुस्से का ठिकाना न रहा। वो एकदम से उठ खड़ी हुई और बोली, सेनापति, तुम्हारे होने वाले राजा को जिसने मारा है उसके परिवार और दोस्तों में से एक भी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। इस बात को सुनते ही सब किंग हैरान रह गए। सबको पता था कि क्विंटेटिया एक बेहद ही ताकतवर राज्य की रानी है और वो अपने बेटे से बेहद ही प्यार करती है, पर ऐसा फैसला किसी ने भी नहीं सोचा था। और क्विंटेटिया के एक इशारे पर ही उसके सेनापति ने लगभग 1000 सैनिक को लेकर उस जंगल में पहुंच गया जहां देव और वेल्डोरा के बीच लड़ाई चल रही थी। एकदम से राज, जो कि मंत्रालय का सदस्य था, उन्होंने भी अपने आप को टेलीपोर्ट करा। उनके साथ चेतन ने भी खुद को टेलीपोर्ट करा। टेटिया के सेना पहुंचता देख हेडमास्टर ने भी खुद को टेलीपोर्ट कर लिया। अभी तक देव के स्पेल से पानी हटा भी नहीं था कि अब तक जहां सिर्फ 3-4 लोग ही थे वहां अब लोगों का मेला लग गया था। सेनापति ने वहां खड़े जाकर जोर से चिल्लाया, देव, मैं मेटिया का सेनापति तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूं। हमने पाया है तुम गलत तरीके के जादू का प्रयोग करते हो और समाज के खिलाफ काम करते हो। इतना कहकर सेनापति ने अपनी तलवार उठाई ही थी कि एक व्यक्ति उड़ता हुआ उनके सामने आ गया। ये और कोई नहीं बल्कि हेडमास्टर विलियम वाटसन थे। उन्होंने उड़ते हुए आकर अपनी गंभीर आवाज में कहा, मैं विलियम वाटसन ऐलान करता हूं कि देव के ऊपर अब से जो भी तलवार उठेगी उसे मुझसे होकर गुजारना होगा। इस बात ने सब लोगों के कान खड़े कर दिए। विलियम एक बेहद ही ताकतवर मेज थे। दुनिया में कुछ गिने चुने ही ऐसे मेज थे जो इनका सामना कर सकते थे, और उनका ऐसे देव को बचने के लिए शपथ ले लेना अपने आप में ही बड़ी बात थी। एकदम से उड़ते हुए राज वहां पर पहुंचा और सबको शांत करने की कोशिश करने लगा। इतने में एक और बुलंद आवाज सुनाई दी, मैं चेतन वशिष्ठ परिवार का इकलौता चिराग भी अपने दोस्त देव के लिए किसी भी राज्य व किसी भी व्यक्ति से आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हूं। चेतन की ओर देखकर हेडमास्टर ने मुस्कुरा दिया, पर एकदम से रानी टेटिया वहां पर पहुंची और बोली, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरे सामने कौन है। मेरी सेना आज भी 7 राज्यों में सबसे ताकतवर है, इसलिए मुझे कोई फर्क कि मेरे सामने कौन है, मैं किसी से भी मुकाबला करने को तैयार हूं। इतने में एक ऐसे व्यक्ति ने आकर उनकी टीम को ज्वाइन करा कि सबकी आंखें खुली खुली रह गई, पर वो शख्स था कौन? हेलो रीडर्स, आशा करता हूं कि आपको ये नॉवेल काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हो और पॉकेट नॉवेल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए ताकि देव के बारे में आप और जान सके। 35 देव इज बैक। जहां क्विंटेटिया पीछे न हटने का दावा कर चुकी थी, वही किस्मत ने ऐसी पलटी मारी जिसकी किसी को भी उम्मीद न थी। जहां एक और सिर्फ हेडमास्टर और चेतन खड़े थे जिनके खिलाफ क्विंटेटिया अपनी सेना को लिए खड़ी थी। माना हेडमास्टर एक गॉड लेवल मेज थे, पर एक आदमी के खिलाफ एक राज्य का खड़ा होना किसी भी तरीके से अच्छी रणनीति नहीं थी। इतने में किसी ऐसे आदमी ने आकर हेडमास्टर के साथ अपनी जगह ली जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। जी हाँ, ये शख्स और कोई नहीं बल्कि सैम था, द वेम्पायर प्रिंस सैम। इस फैसले को देख सब हैरान थे ही कि एकदम से सैम ने आकर बोला, देव का मुझ पर एक ऐसा एहसान है जिसका बदला चुकाने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो भी मैं नहीं कतरूंगा। और हाँ देव मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी है, इसलिए दोस्ती के नाते भी मैं आपको उसे ऐसी हालत में नुकसान पहुंचने नहीं दे सकता। इस बात को देख किंग रेबिस ने हाथ से किसी को इशारा करा। उस इशारे के होते ही जहां सैम अकेला खड़ा वहां उसके पीछे एक काले ड्रैगन्स की सेना आकर खड़ी हो गई। अब तो क्विंटेटिया भी नहीं समझ पा रही थी कि क्या उसका फैसला ठीक है, और सारे की सारे लोग अभी तक यही सोचने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये देव चीज़ क्या जिसके लिए इतने बड़े बड़े लोग अपनी जान पर खेलने को तैयार है। ये सब एक और चल रहा था कि एकदम से देव के स्पेल का असर खत्म हुआ और देव ने देखा कि वो चारों तरफ से लोगों से घिरा हुआ है, जैसे जैसे हवा में गायब होता जा रहा था। सबकी निगाहें प्रोफेसर वेल्डोरा को देख रही थी। सबने देखा कि वेल्डोरा ने अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रखा जिसमें एक तरफ जफर तो एक तरफ जोरावर पड़ा हुआ था। ये देखते ही क्विंटेटिया की जान में जान आई। ये सब देखते ही हेडमास्टर बोले, लीजिए क्विंटेटिया, आपका राजकुमार एकदम सही सलामत है। मुझे नहीं लगता अब हमें आपस में लड़ना चाहिए। क्विंटेटिया ने फिर देव की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, इसका क्या आप मुझे सबूत दे सकते हैं कि इस पर डीमन का कब्जा नहीं है? उस उंगली के इशारे को देखते हुए देव मुस्कुरा दिया। वह ये सब जानता था कि उसी के कारण हो रहा है। इतने में किसी ने देव को पीछे से आकर गले लगा लिया। देव ने पीछे मुड़कर देखा तो ये लिली थी। सब लोगों की नज़र लिली पर थी। फिर लिली ने मुस्कुराते हुए कहा, देव अब वापस आ जाओ ना तुम।
लिली की इस बात ने तो मानो देव के सारे गुस्से को खत्म कर दिया था। देव के बाल वापस नॉर्मल हो गए, उसकी आंखें ठीक हो गई, देव एकदम पहले की तरह हो गया था। सब लोग बड़ी ही हैरानी से देव को देख रहे थे। देव ने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई तो पाया कि चारों तरफ से वो जाने पहचाने चेहरों से घिरा हुआ है। देव की ओर देखने पर यह तो मालूम पड़ ही रहा था कि वह थोड़ा सा कंफ्यूज है। लिली को अपने आप से लिप्त देखकर उसने हंसते हुए कहा, क्या हुआ राजकुमारी जी, डर लगा क्या? उद्धरण चिन्ह। इतनी बात सुनते ही लिली ने अपना मुंह ऊपर करते हुए कहा, देव मैं तो तुम्हारे उस रूप को देखते ही डर गई थी। देखो तुमने क्या कर दिया। उद्धरण चिन्ह। देव ने फिर अपने चारों तरफ देखते हुए कहा, हाँ यार मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा हो गया, पर जफर को जो सजा मिली वो उसी के लायक था। उद्धरण चिन्ह। देव अपनी बात को खत्म कर ही रहा था कि प्रोफेसर वेल्डोरा देव को देखते हुए बोले, देव अगर तुम पीछे हटने के लिए तैयार हो तो अपनी तलवार को फेंक कर ये साबित करो। देव ने ये बात सुनते ही आंख बंद करी और तलवार हवा में ही गायब हो गई। ये सब देखकर सब लोगों का उत्साह बढ़ गया। लोग देव की जीत से बहुत ही ज्यादा खुश थे। उन्हें इस बात की बेहद ही खुशी थी कि आज एक कॉमनर ने एक राजकुमार को उसके किए की सजा दी, वरना आज से पहले तो जफर से ऊंची आवाज में बात करने वाला भी भयानक सजा का हकदार होता था। देव की तलवार को गायब होता देख प्रोफेसर वेलोडोरा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने हाथ के इशारे से जफर को सुरक्षित लेकर जाने को कहा और हवा में तैरते हुए हेडमास्टर के पीछे जाकर खड़े हो गए। क्वीन टेटिया अभी भी इस मौके को जाने नहीं देना चाहती थी। इतने में देव ने लिली की ओर देखते हुए कहा, तुम जाओ अपने जख्मों का इलाज करावा, मैं जरा यहाँ पर परिस्थिति को सुधारने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर देव ने अपने पंखों को बुलाया और हवा में तेजी से उड़ता हुआ जाकर हेडमास्टर के बगल में जाकर खड़ा हो गया। देव की जैसे ही क्वीन टेटिया से नजर मिली तो वो साफ साफ उनकी नजरों में गुस्सा देख पा रहा था। देव ने सर झुकाकर वहां पर खड़े हुए हेडमास्टर और प्रोफेसर को प्रणाम करा। सैम ने देव को देखते ही गले लगा लिया और खुश होते हुए कहा, कैसे हो देव? आज तुम्हारे मुकाबले से मैंने बहुत कुछ सीखा। तुम कभी भी फिक्र मत करना, तुम्हारा दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। सैम की इस बात को सुनते ही देव की सीना खुशी से फूल गया। देव को बेहद ही खुशी हो रही थी कि देव के पास एक ऐसा भी दोस्त है। इतने में उसकी नज़र चेतन की तरफ गई। देव की तो खुशी मानो तीसरे आसमान पर पहुंच गई। इतने में देव के सीने पर एक तीर आकर घुसा। उस तीर की तरफ देव देख पाता, इतने में उसकी आंखें बंद होने लगी। देव का संतुलन बिगड़ा और वह नीचे की ओर गिरने लगा। हेलो रीडर्स, आशा करता हूं कि आपको ये नॉवेल काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हो और पॉकेट नॉवेल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए ताकि देव के बारे में आप और जान सके। 36 to 36। देव को नीचे की ओर गिरता देख चेतन ने अपने पंख फैलाए और देव को बड़ी ही तेजी से जाकर थाम लिया। इन सब के बीच सबकी नज़र उस ओर गई जिस तरफ से तीर आया था। वहां पर प्रोफेसर वेल्डोरा के अलावा कोई न था। प्रोफेसर ने हेडमास्टर की तरफ देखते हुए कहा, सर देव अभी बच्चा है, अगर उसे इन सब बातों में नहीं बोलने दिया जाए तो ठीक होगा। हेडमास्टर ने वेल्डोरा की तरफ आंखों के इशारे से सहमति दिखा दी। इतने में सैम ने चेतन की ओर देखते हुए कहा, आपकी बहादुरी और दोस्ती को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपसे निवेदन है कि आप देव को इलाज के लिए ले जाए, यहाँ की सिचुएशन में हैंडल कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। चेतन जाना तो नहीं चाहता था पर और किसी पर भरोसा करना ठीक भी नहीं था। इतने में लिली की आवाज़ आई, हाँ तुम जाओ। जी हाँ, लिली भी अपने घावों के साथ एक सफ़ेद उड़ने वाले घोड़े को लिए हेडमास्टर की तरफ बढ़ गई। ये देखकर किंग रोबिन को कोई आश्चर्य न हुआ। जिस तरीके से प्रीति ने देव के लिए अपने आप को आगे अड़ा दिया था उसके बाद तो ये कुछ भी नहीं था। रोबिन ने आज तक प्रीति को किसी के लिए इतना करते हुए नहीं देखा था। रोबिन खुश तो थे ही कि प्रीति को एक ऐसा दोस्त मिला है, पर चिंता की बात यह थी कि प्रीति उनके साथ खड़े होने का मतलब था एक लड़ाई, वो भी राज्यों के बीच। बात यह नहीं थी कि किंग रोबिन डरपोक थे या उनका राज्य कमजोर था, पर लड़ाई से कभी किसी का भला नहीं हुआ न होगा ये बात वो बखूबी जानते थे। पर उनके पास भी अपनी बेटी को साथ देने के अलावा कोई चारा न था। इतने में एक बड़ा सा ड्रैगन उड़ते हुए उनके बीच आ गया। उस ड्रैगन पर और कोई नहीं बल्कि सैम के फादर द किंग ऑफ वेम्पायर रेबिस सवार थे। उस ड्रैगन के ऊपर से उन्होंने एक ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, मैं तो यही सोच रहा हूं कि इंसानों ने इतने सालों तक खुद को बचाए कैसे रखा। उद्धरण चिन्ह। इस सवाल को सुनते ही टेटिया छिड़ते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? हमारी ताकत और कलाओं ने हमें बचा रखा है। इस बात को सुनते ही रेबिस हंस पड़ा और बोला, जो कौम अपनों की नहीं हो सकती उसका इतने सालों तक बचना बस एक किस्मत की बात है। वो वक्त दूर नहीं जब आप लोग इसी तरह से खत्म हो जाओगे और मेरे जैसे बाहर वाले आकर इस बात का बखूबी फायदा उठाएंगे। इस बात को खत्म कर रेबिस जोर जोर से हंसने लगा। क्वीन टेटिया भी समझ गई कि रेबिस किस ओर इशारा कर रहा है। वैसे भी अब जफर सुरक्षित था, टेटिया अपना बदला तो और कई तरीकों से भी ले सकती, इसलिए उसे बिना वजह अपने इतने सारे दुश्मन तैयार करने की ज़रूरत न थी।
इस बात को सुन टैटिया ने कहा, ठीक है मैं इस गलती को नज़रअंदाज कर दूंगी, पर याद रहे अगर कल को ये बच्चा किसी भी तरीके का खतरा साबित होगा तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। टैटिया ने इतना कहा और वहां से गायब हो गई। रेबिस ने बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से सैम की तरफ देखा और वहां से जाने लगे। रेबिस के चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि वह कितना गुस्से में थे। शायद उन्हें सैम का इस तरीके से किसी बाहर वाले के लिए खड़ा होने बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, पर उन्होंने इस बात को सबके सामने कहना ठीक नहीं समझा। इतने में रेबिस ने वहां पर मौजूद किंग और एनी माननीय अतिथियों की तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों ने मुझे अपने बीच जगह दी, इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं हार्दिक शुक्रगुजार हूं और आशा करूंगा कि हमारा रिश्ता आगे भी ऐसे ही फले फूले। इतना कहकर रेबिस वह से विदा लेने ही वाले थे कि किंग एरो ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे अगर आप यहाँ तक आए ही तो हमारी मेहमान नवाजी भी देखते जाए। हमें बेहद खुशी होगी अगर आप इंच में आकर कुछ दिनों के लिए वहां रुके। उद्धरण चिन्ह। पर किंग रेबिस ने एक मुस्कान के साथ कहा, हाँ मुझे भी बेहद खुशी होगी आपके साथ रुकने में, पर कुछ मसले हैं जिनमें देरी नहीं की जा सकती, इसलिए आज तो मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी सेना के साथ उड़ान भरी। सैम ने देव के साथ वही रुकने का फैसला करा। जैसे ही वहां पर हालत कुछ नॉर्मल हुए, लिली ने घबराते हुए हेडमास्टर से पूछा, सर ये क्या था जो देव के साथ आजा हुआ? मैंने आज तक देव को ऐसे किसी रूप में नहीं देखा, और न ही देव को कभी मैंने इतने गुस्से में देखा है। देव तो हमेशा हंसने वालों में था, पर आज उसने जफर की ये क्या हालत कर दी। अगर लोग बीच में न आते तो शायद देव आज जफर को जान से ही खत्म कर देता। हेडमास्टर ने लिली के कंधे पर हाथ रखा और समझाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ मेरे काबू में है, तुम पहले जाकर अपने झाकमों का इलाज करवा लो, उसके बाद बात करते हैं। इतना कहकर हेडमास्टर वहां से गायब हो गए। जब सब वहां से जाने लगे तभी प्रोफेसर वेल्डोरा ने सैम को अकेले में बुलाया और बड़ी ही बेचैनी से पूछा, आखिर देव का और तुम्हारा रिश्ता क्या है? तुम मिले कैसे थे? उद्धरण चिन्ह। पर अगर आज सैम इन सब सवालों के जवाब आज बता देता तो देव की साड़ी पोल पट्टी खुल जाती, तो क्या होगा सैम का जवाब? हेलो रीडर्स, आशा करता हूं कि आपको ये नॉवेल काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हो और पॉकेट नॉवेल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए ताकि देव के बारे में आप और जान सके। 36-36 देव को नीचे की ओर गिरता देख चेतन ने अपने पंख फैलाए और देव को बड़ी ही तेजी से जाकर थाम लिया। इन सब के बीच सबकी नज़र उस ओर गई जिस तरफ से तीर आया था। वहां पर प्रोफेसर वेल्डोरा के अलावा कोई न था। प्रोफेसर ने हेडमास्टर की तरफ देखते हुए कहा, सर देव अभी बच्चा है, अगर उसे इन सब बातों में नहीं बोलने दिया जाए तो ठीक होगा। हेडमास्टर ने वेल्डोरा की तरफ आंखों के इशारे से सहमति दिखा दी। इतने में सैम ने चेतन की ओर देखते हुए कहा, आपकी बहादुरी और दोस्ती को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपसे निवेदन है कि आप देव को इलाज के लिए ले जाए, यहाँ की सिचुएशन में हैंडल कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। चेतन जाना तो नहीं चाहता था, पर और किसी पर भरोसा करना ठीक भी नहीं था। इतने में लिली की आवाज़ आई, हाँ तुम जाओ। जी हाँ, लिली भी अपने घावों के साथ एक सफ़ेद उड़ने वाले घोड़े को लिए हेडमास्टर की तरफ बढ़ गई। ये देखकर किंग रोबिन को कोई आश्चर्य न हुआ। जिस तरीके से प्रीति ने देव के लिए अपने आप को आगे अड़ा दिया था उसके बाद तो ये कुछ भी नहीं था। रोबिन ने आज तक प्रीति को किसी के लिए इतना करते हुए नहीं देखा था। रोबिन खुश तो थे ही कि प्रीति को एक ऐसा दोस्त मिला है, पर चिंता की बात यह थी कि प्रीति उनके साथ खड़े होने का मतलबा था एक लड़ाई, वो भी राज्यों के बीच। बात यह नहीं थी कि किंग रोबिन डरपोक थे या उनका राज्य कमजोर था, पर लड़ाई से कभी किसी का भला नहीं हुआ न होगा ये बात वो बखूबी जानते थे। पर उनके पास भी अपनी बेटी को साथ देने के अलावा कोई चारा न था। इतने में एक बड़ा सा ड्रैगन उड़ते हुए उनके बीच आ गया। उस ड्रैगन पर और कोई नहीं बल्कि सैम के फादर द किंग ऑफ वेम्पायर रेबिस सवार थे। उस ड्रैगन के ऊपर से उन्होंने एक ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, मैं तो यही सोच रहा हूं कि इंसानों ने इतने सालों तक खुद को बचाए कैसे रखा। उद्धरण चिन्ह। इस सवाल को सुनते ही टैटिया छिड़ते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? हमारी ताकत और कलाओं ने हमें बचा रखा है। इस बात को सुनते ही रेबिस हंस पड़ा और बोला, जो कौम अपनों की नहीं हो सकती उसका इतने सालों तक बचना बस एक किस्मत की बात है। वो वक्त दूर नहीं जब आप लोग इसी तरह से खत्म हो जाओगे और मेरे जैसे बाहर वाले आकर इस बात का बखूबी फायदा उठाएंगे। इस बात को खत्म कर रेबिस जोर जोर से हंसने लगा। क्वीन टैटिया भी समझ गई कि रेबिस किस ओर इशारा कर रहा है। वैसे भी अब जफर सुरक्षित था, टैटिया अपना बदला तो और कई तरीकों से भी ले सकती, इसलिए उसे बिना वजह अपने इतने सारे दुश्मन तैयार करने की ज़रूरत न थी। इस बात को सुन टैटिया ने कहा, ठीक है मैं इस गलती को नज़रअंदाज कर दूंगी, पर याद रहे अगर कल को ये बच्चा किसी भी तरीके का खतरा साबित होगा तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। टैटिया ने इतना कहा और वहां से गायब हो गई। रेबिस ने बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से सैम की तरफ देखा और वहां से जाने लगे। रेबिस के चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि वह कितना गुस्से में थे। शायद उन्हें सैम का इस तरीके से किसी बाहर वाले के लिए खड़ा होने बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, पर उन्होंने इस बात को सबके सामने कहना ठीक नहीं समझा।
इतने में रेबिस ने वहां पर मौजूद किंग और एनी माननीय अतिथियों की तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों ने मुझे अपने बीच जगह दी, इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं हार्दिक शुक्रगुजार हूं और आशा करूंगा कि हमारा रिश्ता आगे भी ऐसे ही फले फूले। इतना कहकर रेबिस वह से विदा लेने ही वाले थे कि किंग एरो ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे अगर आप यहाँ तक आए ही तो हमारी मेहमान नवाजी भी देखते जाए। हमें बेहद खुशी होगी अगर आप इंच में आकर कुछ दिनों के लिए वहां रुके। उद्धरण चिन्ह। पर किंग रेबिस ने एक मुस्कान के साथ कहा, हाँ मुझे भी बेहद खुशी होगी आपके साथ रुकने में, पर कुछ मसले हैं जिनमें देरी नहीं की जा सकती, इसलिए आज तो मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी सेना के साथ उड़ान भरी। सैम ने देव के साथ वही रुकने का फैसला करा। जैसे ही वहां पर हालत कुछ नॉर्मल हुए, लिली ने घबराते हुए हेडमास्टर से पूछा, सर ये क्या था जो देव के साथ आजा हुआ? मैंने आज तक देव को ऐसे किसी रूप में नहीं देखा, और न ही देव को कभी मैंने इतने गुस्से में देखा है। देव तो हमेशा हंसने वालों में था, पर आज उसने जफर की ये क्या हालत कर दी। अगर लोग बीच में न आते तो शायद देव आज जफर को जान से ही खत्म कर देता। हेडमास्टर ने लिली के कंधे पर हाथ रखा और समझाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ मेरे काबू में है, तुम पहले जाकर अपने झाकमों का इलाज करवा लो, उसके बाद बात करते हैं। इतना कहकर हेडमास्टर वहां से गायब हो गए। जब सब वहां से जाने लगे तभी प्रोफेसर वेल्डोरा ने सैम को अकेले में बुलाया और बड़ी ही बेचैनी से पूछा, आखिर देव का और तुम्हारा रिश्ता क्या है? तुम मिले कैसे थे? उद्धरण चिन्ह। पर अगर आज सैम इन सब सवालों के जवाब आज बता देता तो देव की साड़ी पोल पट्टी खुल जाती, तो क्या होगा सैम का जवाब? हेलो रीडर्स, आशा करता हूं कि आपको ये नॉवेल काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स में दे सकते और पॉकेट नॉवेल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए ताकि देव के बारे में आप और जान सके। 37-37 सैम एक राजकुमार था, उसे इतना तो पता था कि यहाँ पर मौजूद कोई व्यक्ति उसके खिलाफ अभी तो कोई हरकत नहीं कर सकता था, पर देव एक आम आदमी था। देव और सैम की दोस्ती का लोग गलत मतलब भी निकाल सकते थे। आखिर वेम्पायर और इंसानों के बीच सदियों से लड़ाई चल रही थी। ऐसे में देव की और सैम की दोस्ती का होना देव को कई सारे अनचाहे संकट में डाल सकता था। सैम ये सब सोच ही रहा था कि वेल्डोरा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, अरे कहाँ खो गए? सैम एकदम हड़बड़ाहट में बोला, देव एक बहुत ही अच्छा फाइटर है और उसके ऊपर ऐसे हमला हुआ देख मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे बीच में आना ही ठीक लगा। मुलाकात तो शायद अभी हम दोनों की हुई भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पर वेल्डोरा भी मूर्ख नहीं थे, उन्हें साफ समझ आ गया कि सैम झूठ बोल रहा है, पर इस समय वो उस पर किसी तरह का आरोप लगाकर उसे और परेशान नहीं करना चाहते थे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ चलो फिर अब वक्त है देव को होश में लाया जाए। पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। देव बेहोश था और हीलर ने साफ कह दिया था कि जिस व्यक्ति ने इन्हें बेहोश करा है वो एक पहुंचा हुआ मेज है, उसकी इजाज़त के बिना हम इस पर कोई भी इलाज नहीं करेंगे। कहने को चेतन भी अपनी दोष जमा कर इनसे काम करवा सकता थी, पर उसने भी देव को थोड़ी देर बेहोश रहने देना ही ठीक समझा। पर ये लोग एक बात से अनजान थे कि इस वक्त भी देव को किसी तरह का आराम नहीं मिल रहा था। देव अपने आप में ही कहीं खोया हुआ था। इतना तो पक्का था कि ये कोई सपना तो नहीं था। देव अपने आप को अंधेरे कमरे में महसूस कर पा रहा था। चारों तरफ अंधेरा था। देव ने चिल्लाना शुरू करा, अल्दियागो, 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 लिली, लिली। पर चारों तरफ से उसी की ही आवाज़ गूंजकर वापस आ रही थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो है तो है कहाँ। जब ही कुछ दूर से एक आवाज़ आई, मालिक आप आ गए मालिक, मालिक। इस आवाज़ के साथ एक डरावनी हंसी भी थी, ही। देव इतना तो जानता था कि ये हंसी अल्दियागो की तो नहीं है। देव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम, कौन हो, सामने आओ मेरे। उद्धरण चिन्ह। फिर वही आवाज़ आई, मालिक मालिक मैं आपका नौकर हूँ मालिक, मालिक मालिक। अब देव इस आवाज़ से परेशान होने लगा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये आवाज़ किसकी है और आखिर वो पहुंचा कैसे यहाँ पर। देव ने गुस्से में आकर एक स्पेल पढ़ा, लियो पेट्रो चील्टियो। पर इस स्पेल कोई भी असर नहीं हुआ। देव को अब समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने फिर से स्पेल को पढ़ा, लियो पेट्रो चील्टियो, पर सब कुछ व्यर्थ था। उसके स्पेल के पढ़ने का कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा था। देव कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि इतने में वो आवाज़ फिर से आई, क्या हुआ मालिक, क्या हुआ? आप मुझे बताओ आप क्या चाहते हो, मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करूंगा मालिक, आप मुझे बताए ना। देव ने आप थोड़ा शांत दिमाग से काम लेते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम पहले मुझे अपना नाम बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से हो? इतने में वो आवाज़ फिर से आई, नाम तो आप मेरा जानते हैं, ही। पर इस बार उस आवाज़ के साथ कुछ हंसी और तालियां भी थी। देव ने फिर भी गुस्सा न करते हुए कहा, अच्छा मेरे सामने तो आओ, कौन तुम आखिर? देव ने इतना कहा ही था कि उसके सामने एक काली सी परछाई आ खड़ी हुई और एक भारी आवाज़ में बोली, मैं आपका कभी बुरा नहीं सोचूंगा मालिक, पर आज की मुलाकात बस यही तक थी, आपके जाने का वक्त आ चुका है। इतना कहकर वो परछाई वहां से गायब हो गई। देव ने एकदम से चिल्लाया, रुको रुको, मुझे अपना नाम तो बताओ। इस बात को कहते कहते देव एकदम बिस्तर से उठ बैठा हुआ। देव के चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी।
देव को ऐसे चिल्लाते हुए देख प्रोफेसर वेल्डोरा बोले, अरे अरे डरो नहीं, कभी कभार स्पेल के असर से कुछ अजीब और डरावनी चीज़ें दिख जाती है, पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। पर देव के दिमाग की हालत इस समय कुछ समझने की कहाँ थी। देव तो अभी तक उसी परछाई के बारे में सोच रहा था। देव ने बड़ी हैरानी से सबकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हम जीत गए? प्रोफेसर ने वेल्डोरा ने देव की तरफ देखा, वो हल्के से मुस्कुराए और बोले, हाँ हाँ तुम जीत गए, और तुमने बहुत कुछ ऐसा भी कर दिखाया जो हमने आज तक नहीं देखा था। फिर अपनी बात कहते कहते वो थोड़ा रुके और सैम की तरफ इशारा करते हुए बोले, इनसे मिलो, ये है वेम्पायर प्रिंस सैम। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सैम की तरफ वेल्डोरा ने ये इशारा करा, देव की नज़र सैम की तरफ घूमी। सैम को देखते के साथ ही देव पहचान गया था, पर सैम ने तो झूठ का सहारा लेकर देव के राज को बचाया तय। पर अगर देव का एक भी गलत शब्द देव के सारे राज खोल देता। पर देव तो पहले ही बड़ा परेशान था, तो अब क्या होगा देव के राज का? कौन थी वो परछाई? जानने के लिए ज़रूर पढ़िए अगला भाग लीग ऑफ मैजिक का। हेलो रीडर्स, आशा करता हूँ कि आपको ये नॉवेल काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हो, और पॉकेट नॉवेल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए ताकि देव के बारे में आप और जान सके। 38 अनटाइटल्ड चैप्टर। सब लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी का भाव था। किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि कुछ पलों पहले उन्होंने देव का कौन सा रूप देखा था। उन्हें तो बस देव को पहले जैसा पाकर खुशी हो रही थी, पर देव की तो हालत ही कुछ और थी। उसके चेहरे से पसीने टपक रहे थे, गला सूखा हुआ था। सब इसे प्रोफेसर वेल्डोरा के स्पेल का ही असर मान रहे थे। पर यहाँ तो सैम के भी पसीने छूटने वाले थे। वो अपनी वजह से देव को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। वेल्डोरा की बात को सुन सैम ने बात को संभालने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा, हेलो मैं सैम हूँ, वेम्पायर्स का राजकुमार, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उद्धरण चिन्ह। पर देव के चेहरे पर तो एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। देव ने सैम की तरफ देखा पर कुछ नहीं बोला। इतने में प्रोफेसर वेल्डोरा बोले, देव लगता है तुम अभी ठीक नहीं हो, कई बार बेहोशी वाले स्पेल्स के कारण ऐसा होता। तुम आराम करो, हम बाद में आते। इतना कहकर वेल्डोरा ने सबको बाहर जाने का इशारा करा। सभी लोग देव की ओर एकटक देखे जा रहे थे। फिर जब देव की तरफ कोई हाँ या ना में जवाब नहीं आया तो सभी ने देव को थोड़ी देर आराम करने देना ही ठीक समझा। देव तो बेचारा अभी तक यही समझने की कोशिश कर रहा था कि जो वो देख रहा था वो सपना है या जो उसने थोड़ी देर पहले देखा था वो सपना था। इसी कश्मोकश में देव खोया हुआ था कि दरवाजे पर एक खटखट हुई। देव ने एकदम से देखा तो कोई उसे दरवाजे के पीछे से देखने की कोशिश कर रहा था। देव लड़खड़ाई सी आवाज में बोला, काका कौन है? कौन है वहां? जैसे ही देव ने आवाज थी, वो जो कोई भी था वहां से जाने लगा। देव को लगा कहीं फिर से कोई हमलावर तो नहीं था, कहीं आज कोई फिर से देव की वजह से जान न गंवा बैठे। देव एकदम से उठा और भागकर दरवाज़ा खोलना चाहा। इतने में वो एक खूबसूरत सी लड़की से जा टकराया। उस लड़की ने गुस्से में कहा, अंधा है क्या बे? देखकर चलना सीख ले, जानता भी है कि तू किससे टकराया है। उद्धरण चिन्ह। पर देव को उसकी बातें कहाँ समझ आने वाली थी। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं और बोला, माफ़ कीजिएगा। इतना कहकर आगे की ओर बढ़ चला। देव ने कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि उसके हाथों में असहनीय दर्द उठा। देव की बड़ी ही भयानक चीख निकली, आह! उद्धरण चिन्ह। इसी आवाज़ के साथ देव को थोड़े से चक्कर आने लगे। देव गिरने को हुआ ही था कि किसी ने उसके हाथ को आगे बढ़कर थाम लिया। देव की नज़रों के आगे अंधेरा छाने ही वाला था कि उसे कुछ नर्म नर्म सा महसूस हुआ। ये उस लड़की के कोमल कोमल से हाथ थे जिस पर उसने देव को थाम लिया था। देव ने कुछ बोलने के लिए मुंह तो खोला पर कुछ बोल ना पाया। मुकाबला खत्म हुए पूरा दिन बीत चुका था। देव ने आंख खोली तो वो अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। जब ही देव पास एक औरत आई और बोली, तुम अभी ठीक नहीं हो, इसलिए अभी ज़्यादा चलना फिरना मत करो। कौन जाने तुम कहाँ गिर पड़ते, वो तो भला हो जिया का जो उन्होंने तुम्हें उठाकर यहाँ तक छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। देव ने किसी और बात पर तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर हाँ वो नाम जिया उसके दिमाग में मानो छाप छोड़ गया था। इतने में वो औरत फिर से बोली, तुम्हारा खाना रख दिया है मैंने, यहाँ पर ढककर ठंडा होने से पहले खा लेना, और हाँ घूमना मत। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर इतना जोर देते हुए जब देव ने उस नस को देखा तो थोड़ी सी मुस्कान देते हुए देव ने हाँ में सर हिला दिया। उस मुस्कान को देख मानो वो औरत थोड़ी सी चिढ़ गई, पर उसने कुछ कहा नहीं। जैसे ही वो औरत बाहर की तरफ गई, देव फटाक से उठ बैठा हुआ। वो कुछ करने का सोचता, इससे पहले ही उसके पेट से कुछ आवाज़ आई। देव का पेट भूख के मारे गुड़गुड़ कर रहा था। देव ने खाने को ढूंढने के लिए नज़र घुमाई तो वही बगल की टेबल पर ही एक प्लेट में खाना ढका रखा था। देव को तो अस्पताल की तरह यहाँ पर भी कुछ रूखा सूखा मिलने की उम्मीद थी, पर उस प्लेट के अंदर तो तरह तरह के फल कटे रखे थे। फलों को बड़े ही हिसाब से और साफ सफाई से काटा गया था, जो ये साफ साफ बता रहा था कि ये कोई मामूली अस्पताल नहीं है बल्कि एक हाई क्लास अस्पताल है जिसमें देव को भर्ती कराया गया है। देव ने कुछ फलों को खाने के बाद महसूस करा कि उसके हाथ में वो दर्द अभी भी है।
दर्द पहले की तरफ तो नहीं था, पर हाँ, दर्द तो दर्द होता है। देव को लगा शायद ये मुकाबले की चोटों का असर हो सकता, वैसे भी देव ने आखिर अकेले ही सबका सामना करा था। जैसे ही देव को मुकाबले का ख्याल आया, वो सोचने लगा कि अंत में आखिर उसे इतना मज़ा क्यों आने लगा था। आज तक देव ने कभी भी किसी को चोट पहुंचाने में खुशी महसूस नहीं करी, पर मुकाबले के उस पल में देव का मन कर रहा था कि हर किसी कोई जान से ही मार दे। इस बात का जवाब पूछने के लिए देव के पास बस एक ही भरोसेमंद दोस्त था, अल्दियागो। देव ने उसका नाम आते ही उसे पुकारा, अल्दियागो बाहर आ जाओ। पर अल्दियागो की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये बड़ी ही अजीब सी बात थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि देव के पुकारने में अल्दियागो ना आया हो, फिर आज ऐसा क्यों? हेलो रीडर्स, आशा करता हूं कि आपको ये नॉवेल काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हो और पॉकेट नॉवेल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए ताकि देव के बारे में आप और जान सके। 39 to 39, Where to go now? Sorry for last time, the story is fixed now, please read थी। इस अनजानी दुनिया में सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग थे जिन पर देव भरोसा करता था, और उन सब में से अल्दियागो एक अकेला ही उसका साथी था जिससे देव मदद की उम्मीद कर सकता था। देव को जब भी मदद चाहिए होती थी, देव सबसे पहले अल्दियागो का ही सहारा मांगता था। अल्दियागो के पास ताकत और ज्ञान का भंडार था, और अल्दियागो कभी देव से फालतू सवाल करके उसकी कठिनाई बताता नहीं था, बल्कि हमेशा उसे एक बेहतर और सही तरीका बताता था। पर आज जब देव को उसकी बेहद ही ज़्यादा ज़रूरत थी तो अल्दियागो देव की पुकार का जवाब नहीं दे रहा था। फिर देव ने अपनी आंखों को बंद कर ध्यान लगाया। शाम की वजह से एकदम शांति थी, कमरे में भी अंधेरे था। देव आंखें बंद कर अल्दियागो की मौजूदगी का एहसास करना चाह रहा था। देव को इतना तो मालूम था कि अगर अल्दियागो को अपनी मर्जी से कहीं जाना होता तो वह देव को इस बात की खबर ज़रूर देता। जैसे ही देव ने आंखें बंद करी, उसे अल्दियागो की एनर्जी थोड़ी थोड़ी महसूस होने लगी। देव ने और थोड़ा ध्यान लगाया तो पाया कि वो एनर्जी खुद देव के अंदर से ही निकल रही थी। पर फिर अल्दियागो था कहाँ? देव ये तो साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि जो एनर्जी देव महसूस कर रहा है वो बस अल्दियागो की एनर्जी का कुछ हिस्सा ही है। पर इससे ज़्यादा देव कुछ नहीं जानता था। देव के अलावा अल्दियागो की मौजूदगी के बारे में केवल कुछ ही व्यक्ति और थे जो जानते थे, पर देव हर किसी पर इस राज को राज रखने के लिए भरोसा भी नहीं कर सकता था। देव का सर अब दर्द करने लगा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत का क्या हल निकाला जाए। देव इस सब कश्मोकश में था ही कि उसे अल्दियागो की कही एक बात याद आई। जब अल्दियागो ने देव से अपनी उड़ने की शक्ति बांटी थी, जब अल्दियागो ने देव अपने कुछ और स्पेल के बारे में बात करी थी जो कि अल्दियागो के साथ साथ अब देव के दिमाग से भी जुड़ चुके थे। अल्दियागो उन स्पेल्स को देव को सिखाने वाला था कि देव ने मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। उन स्पेल्स का ख्याल आता ही देव ने आंखें बंद करी और अपने उन स्पेल्स के बारे में सोचने लगा। देव बस चाहता था कि किसी तरह उसे अल्दियागो की हालत का पता चल जाए, क्योंकि देव इतना तो समझ चुका था कि अल्दियागो छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। ज़रूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से अल्दियागो देव तक नहीं पहुंच पा रहा है। देव अपने दिमाग की गहराई में जाता जा रहा था। देव के दिमाग में अल्दियागो के दिए हुए इतने सारे स्पेल थे कि देव का सर फटने को हो रहा था, मानो कोई एक कील लेकर के देव के सर में ठोके जा रहा हो। देव ने पूरी कोशिश करी कि अपना ध्यान एकाग्र करके वो कोई भी एक ऐसा स्पेल या उपाय निकाले जिससे वो अल्दियागो तक पहुंच सके, पर इसका कोई फायदा ना हुआ। देव का एक चीख के साथ ध्यान टूटा और रात के सन्नाटे में एक आवाज़ गूंजी, आह। आवाज़ बहुत ही तेज थी, लगभग अस्पताल में मौजूद हर व्यक्ति ने जरूर सुनी होगी। अब देव डर गया कि कहीं फिर से प्रोफेसर और डॉक्टर आकर उससे फालतू के सवाल जवाब न करने लगे। देव ने फटाफट से अपने बिस्तर पर लेट गया। देव जैसे ही चादर ओढ़कर लेटा, एकदम से दरवाज़ा खुला। कौन है, कौन है? कौन चिल्लाया? डरी सी आवाज़ में एक व्यक्ति घुसते हुए बोला। पर देव को ऐसा कुछ होने की उम्मीद तो थी ही, इसलिए उसने इस बात के जवाब में कुछ न कहा। कुछ देर तक वो व्यक्ति वहां खड़ा रहा, फिर बाकी के मरीजों को देखने के लिए आगे बढ़ गया। देव को जब एहसास हुआ कि ये दर्द इस हद तक भी बढ़ सकता है, फिर उसने आंखों को बंद कर सोना ही ठीक समझा। देव ने आंखों को बंद कर सोने की कोशिश करनी तो चाही, पर उसका कुछ खास असर नहीं हुआ। देव कितना भी चाहता, पर उसका ध्यान घूम फिर के अल्दियागो की तरफ बार बार जा पहुंचता था। देव के अलावा सिर्फ प्रीति ही थी जो इस बारे में और कुछ जानती थी, पर वो तो अकेडमी में बहुत दूर थी, उससे भला किस तरह संपर्क करा जा सकता था। अब देव के सर में फिर से वो दर्द बढ़ने लगा था। देव अपने आप को उस दर्द से आराम देने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे किसी की परछाई खिड़की के बाहर दिखाई दी। देव एकदम से चौंकना हो गया। देव पर ऐसे जानलेवा हमले पहले भी हो चुके थे, इसलिए अब वो पहले के मुकाबले सतर्क और सावधान रहता था। देव ने बड़ी ही खामोशी से एक स्पेल पढ़ा, एस्फोस एल्यूमिनियम। स्पेल के पढ़ते ही छोटे छोटे एल्यूमिनियम के खंजर हवा में तैरते हुए देव के सामने आ गए। देव ने बड़ी होशियार खिड़की की तरफ बढ़ना शुरू करा। इतने में पीछे से एक तलवार आकर उसके कंधे पर आकर रुक गई। किसे ढूंढ रहे हो खिड़की पर?
डॉट 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 डॉट। आप लोगों से मुझे असुविधा के लिए बड़ा खेद। पिछली बार इस चैप्टर में थोड़ी सी गलत टाइपिंग हो गई जिससे आप लोगों की स्टोरी का मज़ा खराब हो गया, उसके लिए मुझे बेहद अफसोस है। आशा करूंगा कि आप लोग दोबारा ऐसा कुछ होने पर मुझे कमेंट के जरिए बता देंगे। हेलो रीडर्स, आशा करता हूं कि आपको ये नॉवेल काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स में दे सकते और पॉकेट नॉवेल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए ताकि देव के बारे में आप और जान सके। 4240 सैम ए ट्रू फ्रेंड। देव ने बड़ी होशियार खिड़की की तरफ बढ़ना शुरू करा। इतने में पीछे से एक तलवार आकर उसके कंधे पर आकर रुक गई। किसे ढूंढ रहे हो खिड़की पर? उद्धरण चिन्ह। देव इतना तो समझदार था कि अगर वो जो कोई भी था उसका मकसद देव को खत्म करना होता तो अब तक देव पर वार हो चुका होता। देव ने बड़ी ही शांति से कहा, एक परिंदे को जो बिना अपनी जान की परवाह करे बगैर यहाँ आ पहुंचा है। वो तलवार एकदम से मानो हवा में ही गायब हो गई और एक जोरदार हंसी के साथ आवाज आई, अच्छा परिंदे का चेहरा तो देख लो, या सीधा ही मौत के हवाले कर दोगे। देव को आवाज़ तो थोड़ी जानी पहचानी लग ही रही थी। जैसे ही देव को महसूस हुआ कि तलवार उससे थोड़ी दूर हो चुकी है, देव ने एकदम से अपनी गर्दन घुमाई और अपने साथ उड़ रहे खंजरों को उस तरफ घुमा दिया। पर जैसे ही देव ने उस व्यक्ति के चेहरे को देखा, देव एक जगह खड़ा की खड़ा रह गया। देव का स्पेल बेसर होकर गायब हो गया। देव ने एकदम से उसे देखते ही कहा, सैम तुम यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह। देव को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे इस बात पर खुश होना चाहिए या नहीं। अभी तक देव को सैम के इरादे के बारे में कुछ खास नहीं पता था। देव बिल्कुल भी नहीं जानता था कि सैम जैसा खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा है वो असल में वैसा है भी या सिर्फ एक दिखावटी नाटक कर रहा है। इस अनजानी दुनिया में बहुत से ऐसे राज दफन थे जिनके बारे में देव नहीं जानता था, नहीं इस दुनिया के वो लोग जानते थे जिनका जन्म यहाँ पर हुआ है। इन्हीं राजों में से एक था देव का रहस्यमयी तरीके से यहाँ आ जाना। और अगर किसी को ये बात पता लगती कि देव यहाँ दूसरी दुनिया से आया है तो देव पर कई सवाल खड़े हो सकते थे। इतने सवाल कि शायद उसके सारे दोस्त मिलकर भी उसका बचाव न कर पाए। देव ने यहाँ पर इतना कुछ देख लिया था कि अब वो एक भी फैसला लेने से पहले पूरी तरह तैयार होना चाहता था। देव कभी भी नहीं चाहता था कि देव का लिया हुआ फैसला उसके दोस्तों पर कोई बुरा असर डाले। सैम ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई बैठा भी लो, अब हमें यहाँ सच में ही परिंदे की जान लोगे? उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुन देव का ध्यान टूटा और देव ने हंसते हुए सैम को बैठने के लिए कहा। फिर सैम ने बिना अपना समय गवाए बोलना शुरू करा, देव मैंने तुम्हारा मुकाबला देखा था और मुझे बेहद खुशी है कि तुम मेरे दोस्त हो, पर तुम्हारी ताकत तुम्हारे लिए कई नए दुश्मन तैयार कर रही है। उद्धरण चिन्ह। इस बात को कहने के बाद सैम एक बार के लिए उठा और दरवाजे को अच्छे से बंद करते हुए बोला, मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती को तुम राज रखो, कोई भी न जाने कि हम आखिर कैसे मिले थे। मैं तो अपने राज्य में बात को संभाल लूंगा, पर यह तुम्हारे लिए बेहद ही खतरनाक हो सकता है। सैम की इस बात को सुना देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो हंसते हुए बोला, हाँ मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर तुम्हें रात को ये बात बताने की क्या ज़रूरत थी, हम सुबह भी तो बात कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह। इस बात के जवाब में सैम फिर अपनी आंखों को झुकाते हुए बोला, आज मैंने जो तुम्हारे लिए करा उससे मेरे पिताजी बेहद ही नाराज हो गए हैं, इसलिए मुझे कल सुबह निकलना होगा और शायद मुझे सुबह तुम्हें ये सब बताने का मौका न मिलता, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ अभी बता देना ही ठीक समझा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सैम अपनी जेब में कुछ खोजने लगा। सैम ने अपनी जेब से एक छोटा सा फल निकाला और उसे देव को देते हुए बोला, ये लो एक छोटी सी भेंट मेरी ओर से। ये हमारे राज्य में उगने वाला एक नायाब फल, हम तो इसे खाते नहीं है, पर यह इंसानों के लिए बेहद ही लाभदायक साबित होता है। देव ने फल हाथ में लिया और फिर एक गंभीर स्वर में पूछा, वैसे क्या सच में अब वेम्पायर इंसानों का शिकार बंद कर देंगे? क्योंकि इतने सालों से चल रही लड़ाई का अंत इतना छोटा तो नहीं हो सकत। उद्धरण चिन्ह। देव की बात को सैम समझ रहा था। उसने इस बात को सुनकर एक बड़ा छोटा सा जवाब दिया, दुनिया बदल रही है मेरे दोस्त, जो नहीं बदलेगा उसे खत्म होना पड़ेगा और कोई भी खत्म तो नहीं होना चाहेगा। फिर एकदम से सैम बोल उठा, वैसे आखिर में जो तुम्हारे अंदर गुस्सा आया था वो क्या था? आखिर तुम्हारी ताकत में इतने इजाफा कैसे हुआ था? इस बात का जवाब तो खुद देव के पास भी न था। किस मुंह से देव कह देता था कि वजह तो देव खुद भी नहीं जानता। देव तो खुद को किसी और के ही काबू में महसूस कर रहा था, पर देव ने अपनी इज्जत को बचाते हुए कहा, असला में वो एक सीक्रेट टेक्निक जिसे मैं हमेशा आखिर के लिए बचाता हूँ। इतना कहकर सैम किसी बच्चे की तरह बोला, अच्छा वो सब तो ठीक है, पर क्या एक बार मैं तुम्हारी तलवार देख सकता हूँ? बस एक बार प्लीज़ प्लीज़। देव सैम को इस बात से मन नहीं कर पाया और देव ने आवाज़ लगाई, घोसबेन मेरे पास आओ। ऐसा बोलते ही तलवार देव के हाथ में आ गई। देव ने जैसे ही उस तलवार को सैम के हाथ में रखा, सैम जोर जोर से चिल्लाने लगा। सैम की आंख लाल हो गई और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। पर क्यों? हेलो रीडर्स, आशा करता हूँ कि आपको ये नॉवेल काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स में दे सकते और पॉकेट नॉवेल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए ताकि देव के बारे में आप और जान सके। जॉइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।